ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 161 आयुध रेत। इस बात को ध्यान में रखते हुए वांग बाओले खुद को प्रेरित महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने जल्दी से अनंत आयुध परिवर्तन की तकनीक की जेड पर्ची खोली। इसकी समीक्षा करने के बाद उन्होंने सामग्री निकाली और पहली बार असंख्य खजाने का निर्माण और शोधन करने की कोशिश की। मुझे पहले एक आसान तरीका चुनने दें। वांग बाओले की आंखों में प्रत्याशा दिख रही थी। धार्मिक आयुध मंडप से धार्मिक आयुध गाइडबुक का उपयोग करते हुए उन्होंने एक असंख्य खजाना पाया जिसे जल बूंद विभाजक के रूप में जाना जाता है। इसे तीसरे दर्जे के असंख्य खजाने में परिष्कृत करना आसान माना जाता था। हालांकि इसके लिए 1 लाख शिलालेखों की आवश्यकता थी। शिलालेखों की आवश्यकताओं को देखते हुए वांग बाओले काफी अवाक थे, लेकिन अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। समय बीतता गया और 5 दिनों के बाद वांग बाओले ने एक लंबी सांस ली। उन्हें इस प्रयास को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। असंख्य खजानों के लिए स्पिरिट कनेल को संघनित करने के लिए आमतौर पर कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। चूंकि बहुत सारे शिलालेखों की आवश्यकता थी और उनमें से लगभग सभी के लिए शिलालेखों के अध्ययन के उन्नत रूपों की आवश्यकता थी, इसलिए यह वांग बाओले के लिए भी कठिन था। एक भी गलती स्पिरिट स्टोन के पतन का कारण बन सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप शोधन प्रक्रिया विफल हो सकती थी। नुस्खा का अध्ययन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि शोधन का दूसरा चरण धार्मिक कलाकृतियों की तुलना में बहुत कठिन था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग बाओले ने पाया कि यद्यपि असंख्य खजानों के शिलालेख धार्मिक कलाकृतियों के समान दिखते थे, लेकिन उन्हें यह महसूस होता था कि वे कुछ अलग थे। फिर भी वह इसका ठीक पता लगाने में असमर्थ थे। मैं अतीत में बहुत आत्मसंतुष्ट था। धार्मिक आयुध बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान बहुत विशाल है। मुझे अभी भी सीखना और अध्ययन करना जारी रखना है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा मुद्दा शिल्प कौशल नहीं था, बल्कि यह था कि उसने ऊपरी अकादमी द्वीप के धार्मिक आयुध के ज्ञान में महारत हासिल नहीं की थी। इस प्रकार आने वाले दिनों में वह अनंत आयुध परिवर्तन की तकनीक में ज्ञान सीखने के लिए अक्सर धार्मिक आयुध मंडप के विभिन्न हॉल में जाता था और स्पिरिट इंट्रानेट पर वीडियो और जानकारी खोजता था। कभी कभी वह चेन यूटोंग से भी सलाह लेता था। एक स्पंज की तरह वह धार्मिक आयुध के अधिक उन्नत ज्ञान को अवशोषित करता रहा, साथ ही तीसरी श्रेणी के अलौकिक खजाने के लिए नुस्खा का अध्ययन करता रहा। बस इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे वांग बाओले को धार्मिक कलाकृतियों और अलौकिक खजाने के बीच के अंतरों की बेहतर समझ होने लगी। चाहे वह हॉल में वरिष्ठ हो या चेन यूटोंग, वे सभी मुझे बताते हैं कि अलौकिक खजाने को परिष्कृत करने का मुख्य आधार तापमान और शिलालेखों का परिवर्तन है। हालांकि बारीकियों के लिए मुझे अभी भी उन्हें खुद ही समझना होगा। धार्मिक आयुध के लिए बोधगम्यता और योग्यता की आवश्यकता अधिक है। दूसरों द्वारा बताए गए बहुत से सिद्धांत सिर्फ बुनियादी बातें हैं। सिर्फ अपनी समझ से ही मैं इसमें महारत हासिल कर सकता हूँ। कोशिश करने के बाद वांग बाओले को एहसास हुआ कि भले ही वह सिद्धांतों को जानता हो, लेकिन जब वास्तविक काम की बात आती है तो समझ की कमी के कारण इसे पूरा करना लगभग असंभव लगता है। इससे वह काफ़ी चिंतित हो गया, लेकिन वह जानता था कि वह इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकता। जब तक कोई और अवसर न हो, वह सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर सकता था और परिस्थितियों के सही होने पर सफलता के फल के पकने का इंतजार कर सकता था। ऐसे में उसके पास बसने और तीसरी श्रेणी के नुमिनस ट्रेजर के शोधन को मध्य से दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन मैं इस समय को बर्बाद नहीं कर सकता। क्या मैं लिटिल मिस्सी द्वारा दी गई विधि का उपयोग करके शोधन शुरू कर सकता हूँ? वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि धार्मिक आयुध बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय वह और भी ज्यादा उत्साही और उत्साहित हो गया। अगले दिनों में उसने नुमिनस ट्रेजर विधि सीखी और उसका अध्ययन किया, साथ ही म्यान को परिष्कृत करने का प्रयास भी किया। चूंकि वांग बाओले पहले से ही द्वितीय श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियों को बनाने में निपुण थे, इसलिए म्यान को परिष्कृत करने की पिछली कठिनाइयां अब उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं थीं, चाहे वह तलवार के आकार के स्पिरिट स्टोन हो या स्पिरिट कनेल बनने वाले अत्यंत जटिल शिलालेख। हालांकि वह एक बार में सफल नहीं हुआ, कई बार असफल होने के बाद उसने आखिरकार 10 दिनों के बाद वांग बाओले ने म्यान स्पिरिट कनेल को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। इसके अलावा गुणवत्ता के मामले में इसे उत्तम माना गया। रंगीन म्यान के आकार के स्पिरिट कनेल को देखकर जो प्रकाश से परिचालित होता प्रतीत होता था, वांग बाओले थोड़ा उत्साहित था। उसे म्यान के लिए नुस्खा प्राप्त हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन तभी वह पहला चरण पूरा करने में सफल रहा था। म्यान की कठिनाई का स्तर केवल न्यूमिनस ट्रेजर्स के बाद दूसरे स्थान पर है। वांग बाओले ने आह भरी और शांत हो गया। वह स्पिरिट कनेल को विभिन्न सामग्रियों में डालकर सामग्री चरण में आगे बढ़ा, जिसका उपयोग अंत में कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। लेकिन उस चरण में वांग बाओले को पता था कि एक कठिनाई थी जिसे दूर करना था, अन्यथा सामग्री फोजिंग चरण सफल नहीं हो सकता था। इसके लिए आर्मामेंट सैंड के 100 दाने की आवश्यकता है। वांग बाओले ने बड़बड़ाया।
उसने ये सामग्री तब देखी थी जब उसने पहले नुस्खा का अध्ययन किया था और खोज करने के लिए स्पिरिट इंट्रानेट पर गया था। फिर भी वह न तो स्पिरिट इंट्रानेट पर और न ही धार्मिक आयुध मंडप की सामग्री सूची पर आयुध रेत पा सका। वज़ी हयांग से पूछने भी गया था, लेकिन उसने ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। इस स्तर पर वांग बाओले समझ गया कि यह आयुध रेत उन सामग्रियों में से एक थी जो संघ को नहीं मिली थी। इसे प्राप्त करने के लिए लिटिल मिस्सी से पूछना ही एकमात्र उपाय था। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर उसने अपना मतिभ्रम तकिया निकाला और सीधे अपने सपने में डूब गया और पूछना शुरू कर दिया। इस बार लिटिल मिस्सी एक काला मुखौटा पहने हुए वांग बाओले के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर रही थी। वांग बाओले ने अपना प्रश्न पूरा करने के बाद तुरंत उत्तर दिया, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि वह आकर पूछेगा। लेकिन जब वांग बाओले ने एक नज़र डाली तो उसे संदेह होने लगा। आयुध रेत की विधि, क्या यह आयुध रेत कोई सामग्री नहीं बल्कि एक धार्मिक कलाकृति है? वांग बाओले ने अभी भी हैरान होकर इसकी छानबीन की। धीरे धीरे वह चकित हो गया। आर्मामेंट सैंड वास्तव में एक सामग्री थी, लेकिन इसके लिए शोधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी। जहां तक इन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों की बात है, वे ज़्यादातर साधारण थीं। आवश्यक मुख्य घटक और भी सरल था, रेनबो स्पिरिट स्टोन्स। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह मेरे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है? वांग बाओले ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की और काले मुखौटे को संदेह से देखा। फिर वह नीचे देखता रहा और आर्मामेंट सैंड बनाने की विधि का अध्ययन करता रहा। उल्लेखित विधि के अनुसार आर्मामेंट सैंड एक अत्यंत विशेष स्पिरिट सामग्री थी। एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत होने के बाद इसमें कई जादुई शक्तियां शामिल थीं। इसका प्रभाव धार्मिक कलाकृति के भीतर निहित सभी क्षमताओं को सक्रिय करना था, जो एक सड़ी हुई वस्तु को रहस्यमय प्रभावों में बदलने की अवस्था तक पहुंच गया। हालांकि इसमें विफलता का जोखिम था और सम्मलन प्रक्रिया के दौरान सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। आर्मामेंट सैंड को परिष्कृत करने की विधि के लिए इसके लिए पहले सामग्री को पिघलाकर पिघली हुई अवस्था में लाना आवश्यक था। इसके तुरंत बाद रेनबो स्पिरिट स्टोन को डुबोया जाना चाहिए, जिससे सामग्री अवशोषित हो जाए और ठंडी हो जाए। फिर रेसिपी में पाए गए शिलालेख स्पिरिट स्टोन पर उकेरे जाएंगे। ये शिलालेख इतने अनोखे थे कि वांग बाओले ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लिखी गई विधि के अनुसार शिलालेख स्पिरिट स्टोन को सिकोड़ देंगे, जिससे अंत में रेत का एक दाना बन जाएगा। इसका परिणाम आर्मामेंट सैंड था। हालांकि उन्हें अभी भी कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन वांग बाओले ने कुछ सोचने के बाद कोशिश करने का फैसला किया। इस तरह हेलुसिनेशन क्षेत्र छोड़ने के बाद उन्होंने तुरंत आर्मामेंट सैंड बनाने और उसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदी। फिर उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। अगर वांग बाओले ने इसकी खपत पर विचार नहीं किया होता तो आर्मामेंट सैंड को परिष्कृत करना वास्तव में मुश्किल नहीं था। पिघलने और उत्कीर्णन दोनों प्रक्रियाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ीं। बहुत जल्दी उन्होंने आर्मामेंट सैंड के पहले दाने को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। अपने हाथ पर आर्मामेंट सैंड रखते हुए वांग बाओले ने अपना हाथ अपनी आंखों के पास उठाया और काफ़ी देर तक उसे ध्यान से देखा। आर्मामेंट सैंड का ये दाना पूरी तरह से काला था और किसी भी तरह से आकर्षक नहीं लग रहा था। ज़्यादातर लोग बस यही सोचेंगे कि यह एक साधारण रेत का दाना है। क्या ये चीज़ उतनी ही जादुई है जितना लिटिल मिस्सी ने कहा था? वांग बाओले ने बुदबुदाया और आर्मामेंट सैंड के दाने को हटा दिया और फिर आर्मामेंट सैंड को और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने धीरे धीरे आर्मामेंट सैंड के सभी 100 कणों का शोधन पूरा कर लिया तो वांग बाओले आर्मामेंट सैंड बनाने में खपत होने वाली सामग्रियों की मात्रा देखकर चौंक गए। ये वास्तव में रेनबो स्पिरिट स्टोन थे। अगर आर्मामेंट सैंड को दूसरों द्वारा परिष्कृत किया जाता तो खपत का स्तर अकल्पनीय होता। खुद वांग बाओले के लिए भी जिस अवधि में उन्होंने स्पिरिट स्टोन और आर्मामेंट सैंड दोनों को परिष्कृत किया, वह उन्हें इतना थका देता था कि उनके पास अन्य गतिविधियों के लिए कोई समय नहीं था। ये वास्तव में 100 रेनबो स्पिरिट स्टोन हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें वास्तव में जादुई शक्तियां हैं। ये देखकर कि वह आर्मामेंट सैंड का शोधन पूरा करने वाला था, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी म्यान स्पिरिट कनेल निकाली और नुस्खा के निर्देशों के अनुसार इसे सामग्रियों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वांग बाओले द्वारा एक एक करके कीमती सामग्रियों को मिलाया गया, थोड़े समय के अंतराल में उनके सामने गलाने वाली भट्टी पर धीरे धीरे एक नीली म्यान बन गई। इसके अलावा एक दमनकारी शक्ति जो प्रथम श्रेणी के धार्मिक कलाकृति से कहीं अधिक थी, म्यान से निकली। इसे अनुभव करने के बाद वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। पूरी तरह से कलाकृति बनने से पहले ही इसमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रत्याशा के साथ वांग बाओले ने आर्मामेंट सैंड के अलावा सभी सामग्रियों को डालने पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल में म्यान तुरंत बन गया। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया, आर्मामेंट सैंड के सभी 100 कणों को उसमें मिला दिया। जैसे ही उसने म्यान को छुआ, आर्मामेंट सैंड पिघल गया। म्यान के साथ जुड़ने के लिए काली रेखाएं बना दीं। वांग बाओले हिल गया। अपनी साधना को मुक्त करते हुए उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा को फैलाया। उसका मन और शरीर पूरी तरह से इस प्रक्रिया में डूब गया।
उसने आर्मामेंट सैंड द्वारा बनाई गई काली रेखाओं को नियंत्रित किया, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके म्यान में घुलने दिया। पूरी प्रक्रिया धीमी थी और वांग बाओले ने खुद को विचलित होने की हिम्मत नहीं की। 6 घंटे जल्दी बीत गए। वांग बाओले का माथा पसीने से लथपथ था। उसकी सावधानी के कारण आर्मामेंट सैंड द्वारा बनाई गई काली रेखाएं पूरी तरह से म्यान के साथ जुड़ गई थीं। वास्तव में उसके निरीक्षण में काली रेखाएं म्यान को ढंकने वाले पदार्थ में घुस गईं और स्पिरिट कनेल को छू गईं। लेकिन जिस क्षण उन्होंने स्पिरिट कनेल को छुआ, वांग बाओले द्वारा स्पिरिट कनेल पर उकेरे गए शिलालेख चमक उठे, मानो वे जीवित हो गए हों, और यहाँ तक कि अपने आप स्पिरिट कनेल पर तैरने लगे। आगे की ओर भागते हुए ऐसा लग रहा था कि वे 100 काली रेखाओं को छूना चाहते थे। यहाँ तक कि आपस में भी वे एक दूसरे को खाने और एक दूसरे में मिल जाने लगे। यह नज़ारा देखकर वांग बाओले ने अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से चिल्लाया, क्या हो रहा है? जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हुआ था उससे वांग बाओले का शरीर कांप उठा। 100 काली रेखाएं एक साथ बिखर गईं और म्यान के साथ मिल गईं। अपने पैरों पर कूदते हुए वांग बाओले ने अपनी आंखें रगड़ीं। उसने अपनी याददाश्त को कई बार दोहराया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी आंखें धोखा नहीं दे रही हैं। धीरे धीरे उसने भारी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में काम करता है। वह बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत म्यान स्पिरिट कनेल और आर्मामेंट सैंड को परिष्कृत किया। 10 दिनों तक आराम न करने के बाद उसने आखिरकार म्यान के शोधन को फिर से शुरू करने के लिए तैयारी सामग्री का उपयोग किया। ठीक 10 दिन पहले की तरह म्यान के आकार में आने से पहले आर्मामेंट सैंड को फेंक दिया गया। वांग बाओले ने इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह इस बार मानसिक रूप से तैयार था। जब उसने एक बार फिर देखा कि शिलालेख जीवित दिखाई दे रहे थे, काली रेखाओं के साथ जुड़ने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो वह अभी भी कुछ हद तक हिलने के बावजूद पहले से अधिक शांत था। उसके सावधानीपूर्वक अवलोकन के तहत शिलालेख लगातार एक दूसरे से जुड़ते और एक दूसरे को खा जाते, जिससे 100 शिलालेख बन गए जिन्हें वांग बाओले ने पहले कभी नहीं देखा था। वे उछले और 100 काली रेखाओं को अवशोषित कर लिया। फिर म्यान तीव्रता से चमक उठा, जिससे पूरी गलाने वाली भट्टी हिल गई। वांग बाओले को इतना झटका लगा कि वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा को पकड़ लिया। तुरंत नीली रोशनी की एक किरण चमक उठी। म्यान गलाने वाली भट्टी से बाहर निकल आया और वांग बाओले के सामने तैरने लगा। म्यान हिल गया, जिससे एक दमनकारी बल निकला जो पहले दर्जे से भी ज्यादा था और कुछ हद तक एकदम दूसरे दर्जे से भी ज्यादा। वांग बाओले का दिमाग घूम गया और उसकी सांस रुक गई। अपने सामने रखे म्यान को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और धीरे धीरे एक तीव्र नजर निकली। ये दमनकारी शक्ति, क्या ये प्रथम श्रेणी की धार्मिक कलाकृति हो सकती है? वांग बाओले ने म्यान की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए एक गहरी सांस ली। ये पुष्टि करने पर कि यह वास्तव में प्रथम श्रेणी की है, अनजाने में उसके दिल में सदमे और उत्साह की लहर उठने लगी। यह अविश्वसनीय दमनकारी शक्ति सिर्फ एक प्रथम श्रेणी के हथियार से आ रही है। कल्पना कीजिए कि ये द्वितीय श्रेणी का हो, या यहाँ तक कि तृतीय श्रेणी का, ये कितना अधिक शक्तिशाली होगा, वांग बाओले ने कहा। बस इसके बारे में सोचते ही उसके दिल में बवंडर मच गया। उसका दिमाग अभी भी अव्यवस्थित था। उसे अपने सदमे को दबाने और शांत होने में कुछ समय लगा। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ वांग बाओले को याद आया कि लिटिल मिस्सी ने क्या कहा था, जब यह अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच जाता है तो प्राचीन हरे कांस्य की तलवार को आकर्षित किया जा सकता है। हालांकि यह अविश्वसनीय लग रहा था, फिर भी यह एक अधिक प्रशंसनीय विकल्प हो सकता है। अभी भी स्थिति पर विचार करते हुए वांग बाओले ने म्यान को पकड़ने से पहले उसके ठंडा होने का इंतजार किया। अपनी आंखों में एक ज्वलंत नज़र के साथ उसने अपनी आत्मा क्यूई को उस पर स्थानांतरित करके म्यान की शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। हालांकि म्यान केवल चमक रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। वांग बाओले हैरान रह गया। उसने म्यान को घूर कर देखा, खाली, लेकिन आत्मा क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। म्यान के अंदर की जांच करने पर वांग बाओले ने पाया कि आत्मा कनेल पर शिलालेख वही नहीं थे जो उसने पहले देखे थे। उनमें से 100 के बजाय शिलालेख अब अनगिनत और घने थे, जैसे कि यह किसी प्रकार का एन्क्रिप्शन हो। यहाँ तक कि खुद वांग बाओले को भी केवल सही समझ तक पहुँचने से पहले उन शिलालेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ा। जहाँ तक बाहरी लोगों का सवाल है जिन्हें इन शिलालेखों के बारे में जानकारी नहीं थी, उनके लिए इसे पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल काम होगा। शिलालेख उत्परिवर्तन। ओह, और क्या लिटिल मिस्सी ने पहले नहीं कहा था कि तलवार जैसी स्पिरिट क्यूई सुई म्यान पर दिखाई देगी? वांग बाओले ने टिप्पणी की और गहरी सांस ली। अपने विश्वासों को हिलाने से इनकार करते हुए वांग बाओले ने एक बार फिर अपनी स्पिरिट क्यूई को इकट्ठा किया और म्यान को बाहर की ओर घुमाने से पहले उसे म्यान में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि म्यान पहले की तरह ही रहा। क्या ये झूठ है? वांग बाओले ने अपने स्वर में गुस्से के साथ टिप्पणी की। हार मानने से इनकार करते हुए वांग बाओले ने एक बार फिर म्यान से निकलने वाली दमनकारी शक्ति की पुष्टि करने का फैसला किया। ये वास्तव में एक उल्लेखनीय शक्ति थी।
भ्रम की स्थिति में वांग बाओले ने लापरवाही से म्यान को खंजर की तरह इस्तेमाल किया और अपने बगल की दीवार पर वार किया। एक धमाके के साथ दीवारें थोड़ी सी टूट गईं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वांग बाओले क्षण भर के लिए अवाक रह गए। उस पल की गर्मी में उन्होंने मतिभ्रम तकिया निकालने और लिटिल मिस्सी से स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। जैसे ही वांग बाओले हेलुसिनेशन पिलो निकालने वाला था, वह एक पल के लिए रुक गया। उस मुखौटे के पीछे लिटिल मिस्सी के विलक्षण स्वभाव को याद करते हुए उसने अपना सिर घुमाकर गुफा के निवास से बाहर निकलने से पहले कुछ देर तक सोचा। बाजार से लौटने पर जहां उसने ताज़े फूलों का गुलदस्ता खरीदा था, वह हेलुसिनेशन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक स्नेही नज़र से उसने मुखौटा हटाया, उसे ज़मीन पर रखा और धीरे से कहा, लिटिल मिस्सी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आज ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। मैं संयोग से एक चट्टान के पास से गुजरा, इन फूलों को देखा और सहज रूप से तुम्हारे बारे में सोचा। ये कहने के बाद वांग बाओले ने खरीदे हुए फूल निकाले और उन्हें मुखौटे के पास रख दिया। बैंगनी पंखुड़ियाँ काले मुखौटे के साथ एक सुंदर चमक बिखेर रही थीं। विशेष रूप से सर्दियों के हेलुसिनेशन क्षेत्र में एक हल्की हवा पंखुड़ियों को धीरे से फड़फड़ा सकती थी और हवा के साथ उड़ सकती थी। छोटी मिस्सी, ये फूल चट्टान पर बहुत अकेले उगते हैं, जो मुझे तुम्हारी अकेली याद दिलाते हैं। मैं अक्सर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मुझे उम्मीद है कि ये फूल मेरी जगह ले लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे, वांग बाओले ने बड़बड़ाया। ऐसा कहते हुए वह तुरंत मुखौटे को देखने चला गया। बदलाव के कोई संकेत नहीं। उसके अंदर निराशा की लहर उठने लगी। लगता है कि छोटी मिस्सी भी एक अनुभवी प्राणी है। उसे खुश करना बहुत मुश्किल है, वांग बाओले ने टिप्पणी की। अंदर से राहत की सांस लेते हुए उसने पलकें झपकाईं और खांसा। ओह ठीक है, छोटी मिस्सी, मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने पहले ही म्यान को परिष्कृत कर लिया है, जिसे तुमने मुझे करने के लिए कहा था, लेकिन समस्या यह है कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं। मैंने पहले ही 2 बार कोशिश की है। जैसे ही वांग बाओले अपनी बात पूरी करने वाला था, हवा का एक झोंका आया जो फूलों को मुखौटे से टकराता हुआ निकल गया। ऐसा लग रहा था कि ये फूल दूर उड़ जाने वाले हैं। उस क्षण मुखौटे से एक अदृश्य सा हाथ प्रकट हुआ और उसने एक फड़फड़ाती हुई फूल की पंखुड़ी को धीरे से दबाया। फूल की पंखुड़ी जम गई और हवा में ही रुक गई। इस दृश्य ने वांग बाओले की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। हवा में लटके फूल को घूरते हुए उसने देखा कि फूल थोड़ा ऊपर उठ रहा है, जैसे किसी ने उसे सूंघने के लिए उसकी नाक के पास लाया हो। ये सुनिश्चित नहीं था कि यह सिर्फ एक भ्रम था। वांग बाओले ने मुखौटे के ऊपर एक महिला की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। उसके लंबे बाल थे जो हल्के से लहरा रहे थे। एक अस्पष्ट चेहरे के साथ उसने एक पारंपरिक शाही गाउन पहना हुआ था। फिर भी वह दुनिया से अलग थलग खड़ी दिख रही थी, अलग थलग। उस पल उसके कोमल हाथों ने फूल को पकड़ लिया और हल्की खुशबू को महसूस किया। धन्यवाद। वांग बाओले का दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि काले मुखौटे से अचानक एक ठंडी, शांत आवाज़ सुनाई दी। इस अचानक आए आवाज़ ने वांग बाओले को भयभीत कर दिया और वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। अपने डर को दबाने के बाद वांग बाओले ने पलकें झपकाईं और जल्दी से कहा, छोटी मिस्सी, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। काला मुखौटा चुप रहा। थोड़ी देर बाद मूल रूप से ठंडे दिल वाली आवाज़ स्पष्ट रूप से कम ठंडी हो गई और उसमें अधिक भावनाएं दिखाई देने लगी, जैसे कि वह अधिक कहने लगी। म्यान एक विकास प्रकार की धार्मिक कलाकृति है। इसे केवल तीसरे दर्जे तक परिष्कृत करके ही आप तलवार जैसी आत्मा की हुई सुइयों को छोड़ पाएंगे। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं जहां आप पोषण के लिए अपने शरीर में म्यान को डाल सकते हैं। यह आपको अपने हथियार के साथ एक होने की अनुमति देगा, जिससे आप अपनी इच्छानुसार इसे आसानी से नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही इस साधना अवधि के दौरान यह आपके आंतरिक धर्म खजाने के रूप में भी काम करेगा। भविष्य में कार्य और शारीरिक परिवर्तनों के संदर्भ में यह म्यान आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी मनस्थिति से भी मेल खाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें ये ज्ञान भी दूंगा कि इस म्यान को तीसरी कक्षा तक कैसे परिष्कृत किया जाए। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें इसे तीसरी कक्षा तक जल्दी से जल्दी परिष्कृत करना है। जैसे जैसे लिटिल मिस्सी की आवाज़ लगातार बोलती गई, वांग बाओले और भी ज़्यादा उत्तेजित और उत्साहित हो गए। ये वांग बाओले की मुखौटे के साथ सबसे लंबी बातचीत थी जब से उन्होंने इसे प्राप्त किया था। इस बार ये स्पष्ट था कि स्वर पहले की तरह ठंडा नहीं था। इसने वांग बाओले को उत्साहित कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने सही उपहार दिया है। जैसे जैसे वह अतीत में अपनी मूर्खता पर विचार करता गया, उसने पहचाना कि यह स्पष्ट होता जा रहा था कि अभी भी कई चीज़ें हैं जिन्हें उसे व्यक्तिगत रूप से समझना और गहराई से समझना है। ऐसा लगता है कि भविष्य में उसे खुश करने के लिए मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ समझने, आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और एक दूसरे के बारे में हमारी धारणा को बेहतर बनाने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
प्रसन्नता महसूस करते हुए वांग बॉले ने ईमानदारी से याद किया कि लिटिल मिस्सी ने उसे क्या सिखाया था, कि कैसे उसे अपने म्यान को अपने आंतरिक धार्मिक कलाकृति के रूप में इस्तेमाल करना था और साथ ही कैसे वह इसे तीसरी कक्षा तक परिष्कृत कर सकता था। तभी उसने जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मुखौटा उठाकर मध्यभ्रम क्षेत्र से बाहर निकलने वाला था, लिटिल मिस्सी की कठोर आवाज़ एक बार फिर गूंजी, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। वांग बॉले हैरान रह गया। एक पल के लिए रुककर वह अपने आप मध्यभ्रम क्षेत्र से बाहर चला गया। जाने से पहले वह पहले की तरह बीच हवा में तैरते हुए मुखौटे को देखने के लिए पीछे मुड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा देख रही थी, धीरे धीरे फूलों की खुशबू ले रही थी। इस सब ने वांग बॉले पर गहरी छाप छोड़ी। ऐसा लगा कि वह वास्तव में महिला के अकेलेपन को महसूस कर सकता था। खामोशी के बीच वांग बॉले वास्तविकता में लौट आया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने महसूस किया कि मुखौटा वास्तव में गायब हो गया था। जो कुछ बचा था वह केवल मतिभ्रम तकिया था। इसलिए उसने सावधानी से तकिया हटा दिया, एक गहरी सांस ली और क्रॉस लेग बैठ गया। लिटिल मिस्सी से प्राप्त शिक्षाओं का पालन करते हुए वांग बाओले ने साधना के लिए अपने शरीर में म्यान को डालने का प्रयास किया। लिटिल मिस्सी की तकनीक सरल थी और प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। कुछ ही सेकंड में म्यान बाहरी दुनिया से उसके शरीर में गायब हो गया। जहां तक म्यान को दूसरे दर्जे में परिष्कृत करने के सूत्र की बात है, तो आवश्यक सामग्री पहले दर्जे के लिए आवश्यक सामग्रियों से कहीं अधिक कीमती थी और आवश्यक मात्रा कम से कम 10 गुना अधिक थी। इसके अलावा उसे आर्मामेंट सैंड भी हासिल करने की ज़रूरत थी, सिर्फ 100 ग्रेन नहीं बल्कि 1000। यह अभी भी बताने लायक नहीं था। म्यान को तीसरे दर्जे तक निखारने के लिए ज़रूरी सामग्री कहीं ज़्यादा थी, खास तौर पर आर्मामेंट सैंड। इसके लिए 10,000 ग्रेन की ज़रूरत थी। ये संख्याएं भले ही वांग बाओले खुद रेनबो स्पिरिट स्टोन को निखार सके, फिर भी इतनी ज़्यादा थीं कि कोई भी अवाक रह जाएगा। हालांकि म्यान की ताकत के बारे में सोचते ही वांग बाओले ने अपने दांत पीस लिए। प्रत्याशा से भरे हुए उसने आर्मामेंट सैंड को निखारना शुरू कर दिया। हालांकि अपने निखारने के बीच में वांग बाओले के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। आर्मामेंट सैंड म्यान की क्षमता को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता है और शिलालेखों को विकसित कर सकता है, तो क्या मैं इसका इस्तेमाल दूसरी धार्मिक कलाकृतियों पर कर सकता हूँ? इस विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। म्यान की शक्ति उसके दर्जे के कारण बाधित होती है। अब तक म्यान के शोधन ने अभी भी कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाया है। हालांकि मेरे पास जो दोषरहित और द्वितीय श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियां हैं, वे असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। अगर मैं अपनी म्यान की क्षमता को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता हूं और शिलालेखों को विकसित कर सकता हूं, तो क्या मेरी शक्ति में तेजी से वृद्धि नहीं होगी? ये सोचते हुए वांग बाओले की आंखें चमक उठीं और उसने गहरी सांस ली। सभी संभावनाओं के बारे में सोचते हुए उसने म्यान को परिष्कृत करने और उसके परिणाम को देखने का प्रयास करने का फैसला किया। इसके साथ साथ उसके पास मौजूद कीमती धार्मिक कलाकृतियों के बजाय वांग बाओले ने अपने भंडारण बैग से कई बची हुई द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियां निकाली, जिनका उसने अपने पिछले शोधन में उपयोग किया था, जिनमें से कई को वह बेच नहीं पाया था। फिर वह गलाने वाली भट्टी की ओर भागा और अपनी शोधन प्रक्रिया शुरू की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन एक बार जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरी धार्मिक कलाकृतियों में निस्संदेह अकल्पनीय शक्ति होगी। हालांकि विकास की जंगली और अनियंत्रित प्रकृति के कारण मैं खुद भी नहीं जानता कि अगर धार्मिक कलाकृति विकसित हुई तो क्या होगा। वांग बाओले की आंखें लालसा से भरी थीं, वह अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। क्या कोई नवजात दिव्य आयुध प्रकट होगा? सपने सुंदर होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर होती है। वांग बाओले ने अपने पहले प्रयास में एक छोटी ढाल निकाली और उसे गलाने वाली भट्टी में डाल दिया। कुछ माप लेने के बाद उसने एक आयुध रेतकण डाला। हालांकि जैसे ही इसे एकीकृत किया गया, छोटी ढाल जोरदार तरीके से हिली और तुरंत अपनी सारी आत्मा शक्ति खो दी। वांग बाओले ने इसे जांचने के लिए बाहर निकालते समय भौहें सिकुड़ीं। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा कनेल पर सभी शिलालेख पहले ही नष्ट हो चुके थे। धार्मिक कलाकृति को फिर से नए शिलालेखों से भरने की जरूरत थी और इसके बाहरी हिस्से की सामग्री को भी हटाने की जरूरत थी। कुल मिलाकर इसे आधा टूटा हुआ माना जाता था। वांग बाओले ने आह भरी और फिर से कोशिश करने के लिए दूसरा धार्मिक आर्टिफैक्ट वापस ले लिया। शुरू में तो उनकी प्रगति ठीक चल रही थी, लेकिन आधे घंटे के बाद दूसरे धार्मिक आर्टिफैक्ट के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। वांग बाओले को झटका लगा और जब उन्होंने दूसरे धार्मिक आर्टिफैक्ट को जांच के लिए बाहर निकाला तो उन्होंने पाया कि न केवल स्पिरिट कनेल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, बल्कि इसके शिलालेख भी विकृत थे। क्या ये वास्तव में असंभव है? वांग बाओले ने अपना सिर खुजलाया, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में धार्मिक आर्टिफैक्ट को देखा जिन्हें वे बेच नहीं सकते थे। इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने कोशिश जारी रखने का फैसला किया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। उन 3 दिनों में वांग बाओले आर्मामेंट सैंड को धार्मिक आर्टिफैक्ट के साथ एकीकृत करने की कोशिश में डूबे रहे।
वे 18 बार असफल हुए और इतने निराश हो गए कि वे हार मानने वाले थे। उन 18 असफलताओं में से अधिकांश में आर्मामेंट सैंड के एकीकृत होने के कुछ समय बाद ही पूरा धार्मिक आर्टिफैक्ट अस्थिर हो गया था। धार्मिक कलाकृति के भीतर सभी शिलालेख एक के बाद एक नष्ट और विकृत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो धार्मिक कलाकृतियां आर्मामेंट सैंड के एकीकरण का सामना नहीं कर सकती थीं और तुरंत नष्ट हो रही थीं। हालांकि जब वांग बाओले अपने 19वें शोधन परीक्षण पर, जिसमें दूसरी श्रेणी की उड़ने वाली तलवार शामिल थी, निराश होकर हार मानने ही वाला था, तो आर्मामेंट सैंड के साथ एकीकृत होने के बाद उड़ती हुई तलवार के कंपन के बाद अचानक एक चमकदार चमक दिखाई दी। चमक की उपस्थिति ने वांग बाओले को उत्साहित कर दिया। उसने तुरंत इसे नियंत्रित करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। 5 मिनट के बाद, जब उसने चमक के गायब होने के बाद उड़ती हुई तलवार को वापस लिया, तो उसने महसूस किया कि इसमें स्पष्ट परिवर्तन किए जा रहे थे। सफलता। वांग बाओले को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने जल्दी से इसकी जांच की। उसने महसूस किया कि उड़ने वाली तलवार पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। इसलिए उसने इसके अंदर कुछ स्पिरिट क्यूई को एकीकृत किया और तुरंत पाया कि उड़ने वाली तलवार के स्पिरिट कनेल पर अधिक जटिलता के शिलालेख दिखाई दिए थे जो म्यान के समान थे। एकमात्र अंतर यह था कि म्यान पर जो थे वे अधिक जटिल थे। साथ ही उड़ने वाली तलवार पर शिलालेख पहले से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। इसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद वांग बाओले ने पाया कि 9 शिलालेख बदल दिए गए थे और यह वे परिवर्तन थे जिन्होंने शिलालेखों की समग्र व्यवस्था में सूक्ष्म अंतर पैदा किए थे। हालांकि भले ही अंतर मामूली थे, लेकिन इसने उड़ने वाली तलवार की शक्ति में बड़े परिवर्तन किए। वांग बाओले ने जेड स्लिप पर इस शिलालेख व्यवस्था को पहले कभी नहीं देखा था और यह पता लगाने में असमर्थ था कि इसके परिवर्तन के बाद उड़ने वाली तलवार पर क्या प्रभाव पड़ा था। सौभाग्य से उसके पास शिलालेखों के लिए उसका सूत्र था, इसलिए वह बैठ गया और उन्हें निकालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब वांग बाओले ने अपना सिर उठाया तो वह थोड़ा हैरान हुआ। इसकी गति कम हो गई है और साथ ही इसकी तीक्ष्णता की डिग्री भी। हर पहलू का त्याग किया गया है सिवाय इसके कि कठोरता के मामले में इसे लगभग 10 गुना मजबूत किया गया है। वांग बाओले ने खुद से बड़बड़ाया। ये वह निष्कर्ष था जिस पर वह शिलालेख प्राप्त करने के लिए सूत्र का उपयोग करने के बाद पहुंचा था। काफी देर बाद अपने सिर को नीचे झुकाते हुए उसने फ्लाइंग फ्रॉस्ट तलवार निकाली, जो एक उत्तम द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृति थी, और इसे सीधे रूपांतरित तलवार पर पटक दिया। सैद्धांतिक रूप से भले ही दोनों तलवारें द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियां थीं, एक उत्तम थी और दूसरी साधारण थी, एक को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था जबकि दूसरी को आसानी से बनाया जा सकता था। एक के लिए कई कीमती सामग्रियों की आवश्यकता थी जबकि दूसरी के लिए केवल सस्ती सामग्रियों की आवश्यकता थी। इस तरह संपर्क में आने पर रूपांतरित तलवार टूट जानी चाहिए। हालांकि अभी जैसे ही वांग बाओले की उड़ती हुई फ्रॉस्ट तलवार जमीन पर उतरी, धातु के टकराने की तीखी आवाज आई। उड़ती हुई फ्रॉस्ट तलवार हिंसक रूप से उछली और उस पर एक बाल जैसी दरार भी दिखाई दी। इसके बजाय साधारण तलवार बरकरार रही। ये बहुत मजबूत है। उस दृश्य ने वांग बाओले को चौंका दिया। उसने बदली हुई उड़ती हुई तलवार को उठाया और उसे आगे फेंक दिया। तुरंत उड़ती हुई तलवार मच्छर की तरह तेजी से धीरे धीरे आगे की ओर तैरने लगी। इससे वांग बाओले अचंभित रह गए। इसकी तीक्ष्णता की सीमा का परीक्षण करने के बाद उन्होंने बदली हुई तलवार को देखा। इसे अब तलवार नहीं माना जा सकता था, इसे भाला कहना ज्यादा उचित होगा। यह क्या है? ये पहले कचरा था और अब यह अभी भी कचरा है। वांग बाओले ने आह भरी। इसकी कठोरता को बनाए रखने के लिए कुछ शिलालेखों को बदलने का प्रलोभन दिया, जबकि इसकी गति और तीक्ष्णता को बढ़ाया। हालांकि इसे समझने की कोशिश में समय बिताने के बाद वांग बाओले के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा करने के तरीके के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसके बावजूद ये सब बुरा नहीं था। कम से कम वांग बाओले उत्परिवर्तित शिलालेखों के क्रम को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे थे, ताकि अगर उन्हें भविष्य में अपने धार्मिक कलाकृतियों को मजबूत करना हो तो वे उसी विशेष क्रम में उन्हीं शिलालेखों को उकेर सकें। उन्होंने आखिरकार धार्मिक कलाकृति को एक तरफ फेंक दिया। एक पल के लिए विचार करने के बाद वांग बाओले अभी भी क्रोधित थे और आर्मामेंट सैंड का उपयोग करके परिवर्तन करने की कोशिश करते रहे। बस इसी तरह 1 महीना बीत गया। जब वांग बाओले ने अपनी सभी बेकार धार्मिक कलाकृतियों को खत्म कर दिया और दर्जनों धार्मिक कलाकृतियों की कठपुतलियों को बदलने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने सामने बिखरी धार्मिक कलाकृतियों को देखकर मायूसी से अपना माथा थपथपाया। सब कुछ गड़बड़ क्यों है? अपने शोधन की प्रक्रिया में उसे काफी संख्या में शोधन विफलताएं मिलीं। हालांकि वह दर्जनों धार्मिक कलाकृतियों को बदलने में सफल रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी वह नहीं था जो वह चाहता था। आर्मामेंट सैंड के एकीकरण के बाद जो परिवर्तन हुआ वह बहुत अप्रत्याशित और बेकाबू था। किसी विशिष्ट डोमेन में कोई विशेष परिवर्तन प्राप्त करना असंभव था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से भाग्य पर आधारित परिणाम था। अगर बस इतना ही होता तो शायद यह इतना परेशान करने वाला नहीं होता।
हालांकि जिस बात ने मामले को और जटिल बना दिया वह ये था कि जिन धार्मिक कलाकृतियों को वह बदलने में सफल रहा था उनमें कुछ हास्यास्पद कार्य दिखाई दिए थे जिससे वांग बाओले को नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए उड़ने वाली तलवार में मूल रूप से गति, तीक्ष्णता और कठोरता के मामले में लाभ थे। हालांकि वांग बाओले द्वारा इसे और परिष्कृत करने के बाद न केवल पहली उड़ने वाली तलवार एक आपदा थी बल्कि उसके बाद आई दो में से एक अविश्वसनीय रूप से तेज थी, फिर भी बेहद नाजुक और कुंद थी और हवा में उड़ते समय लगभग बिखर गई। दूसरी उड़ने वाली तलवार और भी हास्यास्पद थी। ये दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं थी। एक बार सक्रिय होने के बाद यह पागलपन भरे तरीके से वांग बाओले पर हमला करती थी। कई गोल्डन बेल बीड्स भी थे जो अभी तक पूर्ण द्वितीय श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियां नहीं बन पाए थे, जो स्वयं विनाशकारी मोतियों में बदल गए। उन्हें दूसरों पर फेंकने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे थोड़े से दबाव में खुद ही फट जाते थे। जैसे ही वांग बाओले ने मोतियों को परिष्कृत करने के बाद उन्हें पकड़ा, वे तुरंत फट गए। फिर भी इनमें से कोई भी चीज़ वांग बाओले को सबसे ज़्यादा परेशानी नहीं दे रही थी। जो चीज़ें उसे दीवार पर चढ़ा रही थीं वे थे एक छाता, एक फ्लाई विस्क और एक देवता स्थिरीकरण रस्सी। इन तीन धार्मिक कलाकृतियों में किए गए परिवर्तन बहुत मायने नहीं रखते थे। छाता मूल रूप से ढाल और सुरक्षा के लिए था और भले ही शोधन के बाद इसका सुरक्षात्मक प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन ये हमेशा खराब हो जाता था। हर बार जब ये खराब होता था तो यह उड़ती हुई तलवार की तरह उड़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये छतरी के शरीर में पैदा हुई एक उड़ती हुई तलवार हो। फ्लाई विस्क ने वांग बाओले को निराश कर दिया। यह मूल रूप से नर्म विस्क धागे से बना था, लेकिन आर्मामेंट सैंड द्वारा रूपांतरित होने के बाद बेहद सख्त हो गया। धागे स्टील के धागों की तरह थे और बेहद मजबूत लग रहे थे। तार्किक रूप से वांग बाओले को इस बात पर खुशी होनी चाहिए थी कि ऐसा परिवर्तन हुआ, लेकिन वास्तव में धागे अधिकतम 3 सेकंड के बाद ढीले हो गए। वांग बाओले को सबसे ज्यादा परेशानी रस्सी से हुई। वांग बाओले को अभी भी अच्छी तरह याद है कि उसने 5 दिन पहले रस्सी को परिष्कृत किया था। जब वह इसके कार्यों को आजमाने के लिए अपने गुफा निवास से बाहर निकला तो रस्सी बस आसमान में उड़ गई और गायब हो गई। वह खराब रस्सी, मुझे नहीं पता कि उड़ने के बाद उसका क्या हुआ। तब से वह वापस नहीं आई। वांग बाओले जितना रस्सी के बारे में सोचता उतना ही वह परेशान होता, क्योंकि उसे लगता कि रस्सी ने सबसे बड़ी समस्या पैदा की है। फिर भी दर्जनों धार्मिक कलाकृतियों में से कुछ ऐसी थीं जिन्हें वांग बाओले ने स्वीकार्य माना। उदाहरण के लिए एक बड़ी सील थी जो मूल रूप से एक साधारण द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृति थी। हालांकि यादृच्छिक उत्परिवर्तन के बाद यह एक पूर्ण द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृति बन गई जो और भी अधिक शक्तिशाली थी। वांग बाओले चौंक गए क्योंकि उन्हें लगा कि यह तीसरी श्रेणी के अनमोल खजाने से बहुत अलग नहीं है। हालांकि जब वांग बाओले ने इसे आजमाया तो उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी सील कभी कभी खराब हो जाती है। जब ऐसा हुआ तो ये बेकार हो गई। यह इतनी लचीली हो गई कि थोड़ा सा छूने पर यह आसमान में उछल जाएगी। वांग बाओले की कठपुतली धार्मिक कलाकृतियों के लिए 2 सफल रहीं। उनमें से एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, इतनी कि वांग बाओले का मुक्का भी इसे तोड़ नहीं सका। इससे वांग बाओले हैरान रह गए। दूसरी कठपुतली की गति बदल गई थी। वांग बाओले ने इसे परीक्षण के लिए बाहर निकाला और महसूस किया कि यह उससे भी तेज दौड़ रही थी। इसलिए वांग बाओले ने जल्दी से कठपुतली के स्पिरिट कनेल पर शिलालेखों का अध्ययन किया और उन्हें नोट कर लिया। ये सब क्या हैं? वांग बाओले ने अपने सामने धार्मिक कलाकृतियों को देखा और गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसने इस दौरान समय और आयुध रेत दोनों बर्बाद कर दिए हैं। शुक्र है उसे कुछ शिलालेखों की व्यवस्था की समझ हासिल हो गई थी जो दाओ कॉलेज के अभिलेखों में नहीं पाए गए थे। इससे किसी तरह उसके परेशान मन को थोड़ी राहत मिली। अब जब उसने अपनी धार्मिक कलाकृतियों को दूर रखने की योजना बनाई तो वह अचानक रुक गया। ये तरीका नहीं है। मेरे पास बहुत सारी धार्मिक कलाकृतियां हैं, अच्छी और बुरी दोनों। अगर उन्हें एक साथ मिला दिया जाए। वांग बाओले ने उस परिदृश्य के बारे में सोचा जहां वह एक युद्ध में था और अपनी उड़ती हुई तलवार का उपयोग करके दुश्मन को घायल करना चाहता था। दुश्मन पर हमला करने के बजाय उड़ती हुई तलवार उसे छुरा घोंपने की कोशिश करेगी। इससे वांग बाओले को आह भरनी पड़ी और उसने जल्दी से प्रत्येक संशोधित धार्मिक कलाकृति की सतह पर एक क्रॉस उकेरा। एक एक करके धार्मिक कलाकृतियों को पार करने के बाद वांग बाओले को ज्यादा शांति महसूस हुई। उसने तय किया कि भविष्य में वह उन सभी धार्मिक कलाकृतियों पर क्रॉस लगाएगा जिनसे वह संतुष्ट नहीं था। इस तरह न केवल उन्हें वर्गीकृत करना अधिक सुविधाजनक होगा, बल्कि अवांछनीय धार्मिक कलाकृतियों के लीक होने पर उसकी खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर नहीं लगेगी। मुझे इस सारे कचरे का ज्यादा उपयोग नहीं है। मैं इसे क्यों नहीं बेच देता? वांग बाओले ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। वह अपने पिछले अनुभव से धार्मिक कलाकृतियों को बेचने में कुशल हो गया था। इसलिए जब उसने उन धार्मिक कलाकृतियों को देखा तो उसे लगा कि कुछ नुकसान की भरपाई के लिए बेकार धार्मिक कलाकृतियों को बेचना कोई बुरा विचार नहीं है। हालांकि मैं उन्हें अपने नाम पर नहीं बेच सकता।
अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जिस ब्रांडिंग को बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है वह बर्बाद हो जाएगी। वांग बाओले ने इस बारे में सोचा और गुमनाम रहने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने स्पिरिट इंट्रानेट के प्रभारी प्रबंधन विभाग में उन्हें सूचीबद्ध किया था। इस तरह स्पिरिट इंट्रानेट के प्रबंधन विभाग के अलावा किसी को भी इन धार्मिक कलाकृतियों की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके अलावा प्रबंधन विभाग हमेशा गोपनीयता के मामले में सख्त रहा है। मैं जो भी बेच सकता हूँ बेचूंगा। अगर अंत में कोई कुछ खरीदना नहीं चाहता है तो ऐसा ही हो। इस विचार के साथ वांग बाओले तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने उनमें से केवल कुछ को सूचीबद्ध किया और एक ही समय में सभी को नहीं। ध्यान आकर्षित करने के लिए वांग बाओले ने उन कुछ धार्मिक कलाकृतियों को भी नाम दिया जिन्हें उन्होंने प्रभावशाली नामों से सूचीबद्ध किया था। जहां तक कीमतों की बात है वे बहुत ज़्यादा नहीं थीं। ये सब करने के बाद वांग बाओले ने इस मामले पर और ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उनका जीवन 1 महीने पहले की स्थिति में आ गया। अध्ययन और शोध के अलावा उनके दिन धार्मिक कलाकृतियों और आयुध रेत को परिष्कृत करने में व्यतीत होते थे। 2 सप्ताह जल्दी ही बीत गए। वांग बाओले ने पहले ही सैकड़ों आयुध रेत के कण जमा कर लिए थे। जैसे जैसे वह उनमें से 1000 जमा करने के अपने लक्ष्य की ओर काम करता रहा, उसे 500 स्पिरिट स्टोन का भुगतान मिला। ये भुगतान सीधे दाओ कॉलेज में उसके खाते में दर्ज किया गया। अधिसूचना प्राप्त करने के बाद वांग बाओले थोड़ा उलझन में था। इसे जांचने के बाद उसने महसूस किया कि किसी ने उसके द्वारा सूचीबद्ध बेकार धार्मिक कलाकृतियों में से एक खरीद ली है। बेची गई धार्मिक कलाकृति बेहद मजबूत उड़ने वाली तलवार थी जिसे वांग बाओले ने पहले सफलतापूर्वक आयुध रेत को इसमें एकीकृत करके बनाया था। ऐसा लगता है कि ऊपरी अकादमी द्वीप पर कई छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जो खजानों की तलाश में हैं। वांग बाओले बेहद खुश थे। उन्हें याद आया कि उन्होंने उड़ने वाली तलवार को एक प्रभावशाली नाम दिया था। वह खुशी से झूम उठा और उसने और अधिक आयुध रेत को परिष्कृत करना जारी रखा, साथ ही यह भी उम्मीद की कि उसके और भी बेकार धार्मिक कलाकृतियां बिक जाएंगी। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। उस दिन कॉम्बैट पवेलियन के सार्वजनिक चौक पर एक बदसूरत युवक खड़ा था जिसने एक साधारण ग्रे दाववादी लबादा पहना हुआ था। वह शिनान था जो कॉम्बैट पवेलियन का एक नया शिष्य था। उसने अपनी लाल आंखों से एक पुरुष और एक महिला को देखा। अपनी मुट्ठियां भींची हुई थीं। महिला अपेक्षाकृत आकर्षक लग रही थी, एक उत्तेजक आकृति के साथ जिसे दाओ कॉलेज के लबादे से पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता था। उसके बगल में बैठा आदमी पतला था और साधारण दिख रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी ऊंचाई के मामले में वह एक फायदा था। अब उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और युवक को कृपालुता से देखते हुए बोला, शेनान, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? शेनान की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें क्रोध और कड़वाहट से भर गईं। वह और उस आदमी के बगल में बैठी महिला दोनों ही शिष्य थे जिन्हें हाल ही में अपर अकेडमी द्वीप में प्रवेश मिला था। वे प्रेमी थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि महिला उसे छोड़कर सीनियर शिष्य लीफी के साथ मिल जाएगी एक बार जब वह अपर अकेडमी द्वीप पर पहुंच जाएगी। जब वह उस आदमी से भिड़ने आया तो वह क्रोधित हो गया और अपमानित महसूस किया। क्रोध ने उसके तर्क को दबा दिया जिसने उसे युद्ध का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही शीनान ने उसे गुस्से से देखा, लीफी नाराज हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से पटक दिया। तुरंत एक उड़ती हुई तलवार दिखाई दी जो शीनान की ओर बढ़ रही थी। ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि इससे ध्वनि विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इसने हवा में तलवार का चमकीला निशान बना दिया। पलक झपकते ही यह शेनान के सामने पहुंच गया। शेनान चौंक गया क्योंकि उड़ती तलवार की हरकत के बाद हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसे ठंडे पानी की बाल्टी जैसा महसूस हुआ। वह तुरंत अपनी उत्तेजित अवस्था से जाग गया। एक नौसिखिया होने के नाते जिसने अभी अभी अपर अकेडमी आइलैंड में प्रवेश लिया था, उसके और लीफी के बीच काफ़ी अंतर था। अब वह भागा भागा और पीछे हट गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसने जल्दी से अपने स्टोरेज बैग से कई धार्मिक कलाकृतियां निकालीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पहली श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियां थीं। अफसोस की बात है कि केवल उड़ने वाली तलवार ही दूसरी श्रेणी की धार्मिक कलाकृति थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उड़ती हुई तलवार को बाहर फेंक दिया क्योंकि वह कुछ प्रतिरोध करना चाहता था। हालांकि लीफी की उड़ने वाली तलवार एक बेहतरीन दूसरी श्रेणी की धार्मिक कलाकृति के रूप में बेहद तेज और विश्वसनीय थी। जैसे ही वह पास आया, उसने शीनान की कई धार्मिक कलाकृतियों को धूल में मिला दिया। वह शीनान के ग्लैबेला से एक बाल की दूरी पर था जब एक साधारण सी दिखने वाली उड़ती हुई तलवार ने उसे रोक दिया। जैसे ही संपर्क हुआ, एक बहरा करने वाला धमाका हुआ जिससे राहगीरों को झटका लगा और वे तुरंत ही अपनी जगह पर रुक गए। शीनान, जो पीला पड़ गया था, तुरंत कई कदम पीछे हट गया। उसके सामने की अधिकांश धार्मिक कलाकृतियां पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। केवल दूसरी श्रेणी की उड़ती हुई तलवार उसके सामने तैर रही थी, जो ढाल की तरह काम कर रही थी और एक चमकदार चमक दे रही थी।
दूसरी ओर लीफी की उड़ती हुई तलवार ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो वह किसी अचल चट्टान से टकरा गई हो, क्योंकि वह सीधे उछल गई और जोरदार धमाका गूंजता रहा। तलवार की नोक के कुंद होने से चटकने की आवाज़ भी आई। यहाँ तक कि तलवार का शरीर भी बुरी तरह से टूट गया था, जिस पर एक भयावह दरार दिखाई दे रही थी। जो कुछ हुआ था उसे देखकर लीफी सदमे में आ गया और उसका दिमाग जोर से गूंजने लगा। वह अचंभित रह गया, उसके चेहरे पर उसका आश्चर्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जब उसने आधी क्षतिग्रस्त उड़ती हुई तलवार को देखा जो उसके पास वापस आ रही थी, और फिर शीनान के सामने तैरती हुई तलवार को देखा। उसने महसूस किया कि उसका दिल दर्द से तड़प रहा है। मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत क्यों करोगे? लगता है कि तुम इस धार्मिक कलाकृति पर भरोसा कर रहे हो, है ना? लीफी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक ठंडी नज़र प्रकट की। उसने फिर से अपने हाथ हिलाए क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। तुरंत उसके स्टोरेज बैग से 7 उड़ती हुई तलवारें उड़ गईं। उनमें से हर एक दूसरी श्रेणी की धार्मिक कलाकृति थी जो अपनी गति और तीक्ष्णता दोनों के मामले में अद्भुत थी। उसने उन्हें 2 वर्षों के दौरान इकट्ठा किया था और अब जैसे ही उसने अपने हाथ की मुहरों को सक्रिय किया, उड़ती हुई तलवारें आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ीं। तो मैं तुम्हारी धार्मिक कलाकृति को नष्ट कर दूंगा। देखते हैं कि क्या तुम उसके बाद भी इतने घमंडी बन सकते हो। लीफी के बोलते ही उड़ती हुई तलवार शेनान के पास पहुंची, जो अभी भी सदमे से जमी हुई थी, तेज गति से। तुरंत जोरदार धमाके हुए। सभी दर्शक अपने मुंह खोले हुए अविश्वसनीय रूप से घूर रहे थे। उनमें से कुछ तो अचंभित भी थे क्योंकि उनकी आंखें अविश्वास में बड़ी हो गई थीं। हे भगवान, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हैं, है न? वह उड़ती हुई तलवार सच होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। क्या वह कौन सी धार्मिक कलाकृति है? तलवार के आकार की धर्मढाल। इसके शीर्ष पर एक क्रॉस लगता है। क्रॉस का क्या मतलब है? उनके दृष्टिकोण से सब कुछ देखने पर लीफी की उड़ती हुई तलवारें तलवारों की बारिश जैसी कुछ बन गईं, जो सीधे शेनान की उड़ती हुई तलवार से टकराईं। हालांकि पलक झपकते ही वे सभी उड़ती हुई तलवारें पूरी तरह से पीछे हट गईं, तेज गति और बल के कारण लगभग पूरी तरह से टूट गईं। उनमें से कुछ तो तुरंत ही टुकड़ों में टूट गईं। यहाँ तक कि सबसे मामूली नुकसान में भी तलवार की नोक तलवार से अलग हो गई। जो कुछ भी हुआ वह असामान्य और विचित्र था। बहुत जल्द जैसे ही जोरदार धमाका शांत हुआ, बड़ी मात्रा में उड़ती हुई तलवारों का मलबा शेनान के चारों ओर उड़ने लगा। वह अभी भी अचंभित था और लीफी सदमे से जम गया था। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह शेनान के सामने उड़ती हुई तलवार को देख रहा था, मानो उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। क्या यह एक अनमोल खजाना है? तुम कितने बेशर्म हो, शेनान। ये सिर्फ एक लड़ाई है साथी शिष्यों, और तुमने एक अनमोल खजाने का इस्तेमाल किया। लीफी कांप उठा और इतना भयभीत महसूस कर रहा था कि उसे अब अपने शारीरिक दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। अपनी आंखें चौड़ी करके वह कई कदम पीछे हट गया। भले ही तलवार बिल्कुल भी अनमोल खजाने जैसी नहीं दिख रही थी, लेकिन वह ये भी नहीं समझ पाया कि कौन सी धार्मिक कलाकृति इतनी घिनौनी हद तक इतनी मजबूत हो सकती है। देखने वाले भी हैरानी से हौंफ रहे थे, यहाँ तक कि शेनान की पूर्व प्रेमिका भी अचंभित थी। दूसरी ओर शेनान सबके सामने हैरानी से चुप हो गया था। वह तेजी से सांस ले रहा था, अपने सामने उड़ती तलवार को घूर रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने 1 सप्ताह पहले तलवार इसलिए खरीदी थी क्योंकि उसे लगा कि यह सस्ती है। हालांकि इसे खरीदने के बाद उसे जल्द ही एहसास हो गया था कि तलवार बहुत धीमी थी और बिल्कुल भी तेज नहीं थी। अपनी मजबूती के बावजूद उसे लगा कि अगर उड़ने वाली तलवार में तेज गति और तीक्ष्णता न हो तो वह बेकार है। अगर नो रिफंड पॉलिसी न होती तो वह इसे बहुत पहले ही लौटा देता। हालांकि अभी उसके दिमाग से वे विचार निकल गए थे। वह वास्तविकता में वापस आया और अपने सामने उड़ती तलवार को थाम लिया, उत्तेजित दिख रहा था। यह कोई अनमोल खजाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे दर्जे की धार्मिक कलाकृति है जिसे मैंने 1 सप्ताह पहले खरीदा था। इसका नाम है अगर यह टूट जाए तो मुफ्त। शेनान ने उत्साह में जोर से चिल्लाया। उसी क्षण जब उसने ये शब्द सुने, लीफी की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। उसके लिए वह धार्मिक कलाकृति सर्वोच्च श्रेणी की थी, लेकिन उसका नाम और भी अविश्वसनीय था। हालांकि वह इस बात से सहमत था कि उसका नाम उसकी विशेषताओं से बहुत मेल खाता था। उड़ती तलवार का नाम सुनकर सभी दर्शक हैरान हो गए। हालांकि बहुत जल्दी कोई जोर से चिल्लाया, जाहिर तौर पर कुछ सोच रहा था। वह नाम, मुझे अब याद आया, मैंने किसी को इसे ट्रांजैक्शन जोन पर खरीदते देखा और इसकी कीमत केवल 500 स्पिरिट स्टोन थी। मैंने इसे पहले भी देखा था। मुझे लगता है कि बिक्री पर उनमें से 7 या 8 हैं, सभी पर एक क्रॉस लगा हुआ है। उनकी कीमत केवल 500 स्पिरिट स्टोन है, तो मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ। जब सभी ने बातचीत सुनी तो वे अचानक उत्तेजित हो गए। उनमें से कुछ ने तुरंत आइटम खरीदने के इरादे से स्पिरिट इंट्रानेट पर लॉगिन किया। यहाँ तक कि लीफी भी शामिल हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के स्पिरिट इंट्रानेट खोल दिया। चीज़ों के इस तरह से बदल जाने को देखकर शेनान भी चिंतित हो गया।
उसने जल्दी से और खरीदारी करने की कोशिश की। तुरंत ऐसा लगा कि सभी लोग युद्ध के बारे में भूल गए हैं। वे सभी स्पिरिट इंट्रानेट पर आइटम खोजने के लिए दौड़े और कुछ ही देर में वांग बाओले ने जो धार्मिक कलाकृतियां सूचीबद्ध की थीं वे पूरी तरह बिक चुकी थीं। कुछ लोग खुश थे जबकि कुछ निराश थे। वांग बाओले, जो धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन के अंदर आर्मामेंट सैंड को परिष्कृत कर रहे थे, अपनी वॉयस ट्रांसमिशन जेड स्लिप पर लगातार दिखाई देने वाले संदेशों को पढ़ते हुए भ्रमित हो गए। 500 स्पिरिट स्टोन आपके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, अब आपका बैलेंस है। 700 स्पिरिट स्टोन आपके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। 1000 स्पिरिट स्टोन आपके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अल्पविराम। वांग बाओले ने तुरंत अपनी आर्मामेंट सैंड को एक तरफ रख दिया ताकि स्थिति का पता लगा सकें। आखिर क्या हो रहा है? इतने सारे लोग खजाने की तलाश में कैसे हैं? स्थिति की जांच करने के बाद वांग बाओले को अविश्वसनीय लगा, खासकर यह पता चलने पर कि कुछ लोग क्रॉस धार्मिक कलाकृतियां खरीदने के लिए स्पिरिट इंट्रानेट पर संदेश पोस्ट कर रहे थे। क्रॉस धार्मिक कलाकृतियां। वांग बाओले को तुरंत एहसास हुआ कि वे धार्मिक कलाकृतियों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें वह शब्द सुनकर बेच रहा था। उसने स्पिरिट इंट्रानेट पर अपने बेकार धार्मिक कलाकृतियों के शेष को सूचीबद्ध करना जारी नहीं रखा क्योंकि उसे अभी भी संदेह था कि क्या हो रहा था। उसने कुछ और दिनों के लिए स्थिति का निरीक्षण करने की योजना बनाई क्योंकि उसे लगा कि यह हास्यास्पद है कि क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है। हालांकि अवलोकन करने पर परिणाम बिल्कुल वैसी नहीं थे जैसी वांग बाओले ने उम्मीद की थी। इसके बाद के दिनों में अपर अकेडमी आइलैंड के स्पिरिट इंट्रानेट के उपयोगकर्ताओं द्वारा क्रॉस धार्मिक कलाकृतियां शब्द का उल्लेख तेजी से किया जाने लगा। इसी समय आइटम खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। उनमें से अधिकांश ने इससे पहले कभी क्रॉस धर्म आर्टिफैक्ट शब्द के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जिज्ञासा ने उन पर हावी हो गई, जिसके कारण उन्होंने इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। बहुत जल्दी उन्हें आइटम की उत्पत्ति के बारे में पता चला और वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपने लिए एक खरीदने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वे इसे कहीं भी खरीदने में असमर्थ थे। इसने क्रॉस धार्मिक आर्टिफैक्ट को और भी रहस्यमय बना दिया। अगर ऐसा होता तो बहुत अधिक धूमधाम के बिना हंगामा जल्दी ही शांत हो जाता। हालांकि बहुत जल्द शेनान और लीफी की लड़ाई का एक रिकॉर्ड किया गया वीडियो किसी ने स्पिरिट इंट्रानेट पर डाल दिया, जिसने प्रकाशित होते ही कई लोगों के बीच सदमे की लहरें पैदा कर दीं। ये धार्मिक आर्टिफैक्ट अविश्वसनीय रूप से कठोर है। ये स्पष्ट रूप से उड़ने वाली तलवार नहीं बल्कि एक ढाल है, एक अत्यंत मजबूत और प्रतिरोधी ढाल। वीडियो का प्रभाव पानी में उठने वाली लहरों जैसा था, जो तब बनती है जब कोई तालाब में एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। अगर और समय बीत जाता तो सब कुछ सामान्य हो जाता। हालांकि इस लहर के कम होने से पहले ही एक शिष्य जिसने क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों में से एक खरीदने में जल्दबाजी की, उसने एक और वीडियो डाला। यहाँ देखिए सब लोग, यह उड़ती हुई तलवार है जिसे मैंने अभी खरीदा है। ये देखकर मूर्ख मत बनिए कि यह कितनी फटी हुई है, क्योंकि आप कभी नहीं सोच सकते कि यह इतनी तेज है। एक वीडियो में कॉम्बैट पवेलियन से एक शिष्य ने उत्तेजित होकर एक उड़ती हुई तलवार फेंकी जो देखने में ऐसी लग रही थी मानो वह बिखरने वाली हो। जैसे ही तलवार उड़ी वह तुरंत गायब हो गई, जिससे ध्वनि का विस्फोट हुआ, लेकिन कोई भी दिखाई देने वाला निशान पीछे नहीं छोड़ा। हालांकि वीडियो के माध्यम से इसे क्रियाशील रूप में देखने पर भी कोई भी महसूस कर सकता था कि जिस क्षण उड़ती हुई तलवार उड़ी उसकी गति पहले से ही दुनिया से बाहर थी। कुछ सांस लेने के लिए आवश्यक कम समय में तलवार एक झटके में वापस आ गई। ध्वनि का उछाल और भी तेज था, जिससे शिष्य के चारों ओर हवा का एक तेज झोंका आया। जैसे ही धूल जमी, शिष्य वहीं बेचैन होकर खड़ा हो गया, तलवार को पकड़े हुए जो अभी अभी उड़ी थी। हालांकि वीडियो से कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तलवार पहले से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्या तुमने देखा? इस तलवार की गति तुरंत अन्य सभी धार्मिक कलाकृतियों को मात देती है। तुम क्या सोचते हो? इसके अलावा इस तलवार की कीमत मुझे केवल 700 स्पिरिट स्टोन्स है। शिष्य ने दिल खोलकर हंसा, उसके चेहरे पर बेहद खुशी थी क्योंकि उसने सस्ते में एक खजाना पा लिया था। वीडियो ने तुरंत क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों के इर्द गिर्द एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसने उन लोगों को और भी अधिक लुभाया जो पहले से ही क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग मूल रूप से इस चलन का अनुसरण नहीं कर रहे थे, वे भी वीडियो देखने के बाद उत्सुकता से इसके बारे में और अधिक जानने लगे। इसके बाद के दिनों में एक के बाद एक ऐसे ही वीडियो भी सामने आए। वीडियो में दिखाई देने वाली हर धार्मिक कलाकृति में कुछ आश्चर्यजनक और चमत्कारिक विशेषताएं थीं। इसका उपयोग करने का तरीका उपयोगकर्ता पर निर्भर करता था। सबसे खास बात यह थी कि इस प्रकार की हर धार्मिक कलाकृति पर एक क्रॉस का निशान था। क्रॉस धार्मिक कलाकृतियां तुरंत हिट हो गईं, जिससे लोगों के बीच काफ़ी हलचल मच गई। हालांकि वांग बाओले ने इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान धार्मिक कलाकृतियों को बेचना जारी नहीं रखा। इससे क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों के पहले बैच के उत्पाद सीमित हो गए।
कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी चाहे वे इसे खरीद नहीं सकते थे। जो दुर्लभ है वह प्रिय है कि अवधारणा ने लोगों का ध्यान क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों की ओर तुरंत आकर्षित किया। उसी समय क्रॉस धर्म कलाकृतियों के पुनर्विक्रय लेन देन भी हो रहे थे। इसमें शामिल कीमतें सभी चौंकाने वाली थीं। जो कुछ भी हुआ उससे वांग बाओले खुद भी हैरान रह गए। क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों की खरीद के लिए अनुरोध करने वाले स्पिरिट इंट्रानेट पर सभी पोस्ट को देखते हुए उन्होंने अपना सिर नीचे किया और अपने स्टोरेज बैग में सभी बेकार धार्मिक कलाकृतियों को देखा और उनकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। शायद ये सब आखिर कचरा नहीं है। वांग बाओले ने इस बारे में सोचा और वस्तुओं की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए बेकार धार्मिक कलाकृतियों के दूसरे बैच को सूचीबद्ध किया। जैसे ही ऐसा हुआ, स्पिरिट इंट्रानेट पर अचानक एक और पोस्ट दिखाई दी। वह पोस्ट एक वीडियो था जिसमें धार्मिक आयुध मंडप से एक अभिमानी दिखने वाला शिष्य धीरे धीरे उसके सामने उड़ती हुई तलवार को खोल रहा था, जैसे कि वह विच्छेदन कर रहा हो। मेरे साथी दाववादी, मैंने दूसरों से इन क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों के बारे में सुना है और कई लोग मुझसे उनके बारे में मेरे विचार पूछने के लिए आगे आए हैं। इसलिए मैंने जिज्ञासा से उनमें से एक को उच्च कीमत पर खरीदा। शुरू में मैं उत्साह से भर गया, लेकिन उन्हें जांचने के बाद आर्मामेंट सैनिक ने कृपालुता से हंसा क्योंकि उसे वीडियो में उड़ती हुई तलवार को तेजी से अलग करते हुए देखा गया था। थोड़ी देर में उड़ती हुई तलवार से जो कुछ बचा था वह स्पिरिट कनेल था। स्पिरिट कनेल पर शिलालेखों को देखते हुए आर्मामेंट सैनिक ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। मेरे विश्लेषण के आधार पर यह धार्मिक कलाकृति एक बेकार चीज है। इसके लगभग सभी कार्यों का त्याग किया जा रहा है, उनमें से केवल कुछ को विशेष रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ये केवल एक बेईमानी प्रथा है जो लोगों से उनके पैसे ठगने के लिए है। कोई भी इस तरह की धार्मिक कलाकृतियां नहीं बनाना चाहता, यही वजह है कि इसने आपका सारा ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में अगर मैं इसमें अपना दिल लगाऊं तो मैं एक दिन में उनमें से 10 को परिष्कृत कर सकता हूं। इस तरह का कचरा बेकार है। आर्मेंट सोल्जर ने शांति से बात की। चूंकि स्पिरिट कनेल पर शिलालेख अतिरिक्त सुरक्षा से लैस थे, इसलिए वह उन्हें मिटाने में असमर्थ था। हालांकि उसने ज्यादा परवाह नहीं की और बस उन्हें एक तरफ फेंक दिया। अंत में मैं सभी को अपनी खरीदारी में तर्कसंगत होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। मैं उन काली भीड़ों को भी चेतावनी देना चाहूंगा जो इन सभी बेकार धार्मिक कलाकृतियों को बना रहे हैं कि वे धार्मिक आर्मेंट मंडप की प्रतिष्ठा को खराब न करें। जिस क्षण वीडियो प्रकाशित हुआ, स्पिरिट इंट्रानेट पर एक बड़ा हंगामा मच गया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि वीडियो में आर्मेंट सोल्जर एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था। वह धार्मिक आर्मेंट मंडप के ऑडिट विभाग का नेता था। ये धार्मिक आर्मेंट मंडप के भीतर सभी विभागों में ऑडिटिंग कार्यों का प्रभारी था और कोई भी उन्हें बिना किसी कारण के भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। उनके वीडियो ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे इसे देखने वालों की संख्या बढ़ती गई, लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गईं। मैं समझता हूँ, क्या ये धोखाधड़ी नहीं है, हमें कचरा बेचना? ये कौन है? इतनी घटिया वस्तु। मुझे अभी भी लगा कि यह किसी तरह का खजाना है, लेकिन यह वास्तव में इससे बहुत दूर है। जिन लोगों ने ये टिप्पणियां की वे लोग थे जो क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों को खरीदने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि जिन लोगों ने सफलतापूर्वक धार्मिक कलाकृतियां खरीदी थीं, वे क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों का बचाव करते हुए उनकी प्रभावशीलता के बारे में सबूत के तौर पर पोस्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों के बीच अनावश्यक चर्चा को दूर करने में ये बहुत कम काम आया। जब वांग बाओले ने स्थिति देखी तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। वीडियो ने लोगों की उनकी धार्मिक कलाकृतियों में रुचि को खत्म कर दिया, जिससे उनकी मूल बिक्री योजना पर गंभीर असर पड़ा। हालांकि उनकी धार्मिक कलाकृतियां ऐसी नहीं थीं जिसके बारे में चिल्लाया जा सके, लेकिन वे निश्चित रूप से उतनी बुरी नहीं थीं जितना दूसरे पक्ष ने दावा किया था। इसके अलावा ये दावा कि आर्मामेंट सोल्जर एक ही दिन में 10 तलवारों को परिष्कृत कर सकता है, वांग बाओले की नज़र में एक असंभव काम था। अगर वह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता तो भी वह वांग बाओले की उड़ने वाली तलवार जितनी मजबूत नहीं होती। इसलिए वांग बाओले ठहाके लगाकर हंसा और तुरंत अपने स्टोरेज बैग से एक और उड़ने वाली तलवार निकाली। उसने गुमनाम रूप से उसे सूचीबद्ध किया और आर्मामेंट सोल्जर को निर्देशित एक पोस्ट डाली। अरे ऑडिट विभाग के आयुध सैनिक, अगर तुम में इसे सफलतापूर्वक समझने की क्षमता है तो मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा। वांग बाओले भी उस उड़ती हुई तलवार को लेकर परेशान था जिसे उसने अभी अभी सूचीबद्ध किया था। यही कारण था कि उसने इसे पहले स्पिरिट इंट्रानेट पर सूचीबद्ध नहीं किया था, क्योंकि तलवार एक पागल की तरह व्यवहार करती थी। सक्रिय होने के बाद यह अक्सर खराब हो जाती थी, दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करने में असमर्थ। एक संभावना थी कि यह दुश्मन की ओर बढ़ेगी, लेकिन एक समान संभावना यह भी थी कि यह मालिक और यहाँ तक कि राहगीरों की ओर भी बढ़ेगी। इसलिए वांग बाओले ने शुरू में इसे बेचने की योजना नहीं बनाई थी। ये केवल अब था जब वांग बाओले को गुस्सा आया और उसने इस खतरनाक हथियार को सूचीबद्ध करने का फैसला किया। ऑडिट विभाग के आयुध सैनिक झाओ हेलिन तलवार के बारे में सुनकर ठहाके लगाकर हंस पड़े।
उन्होंने शुरू में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्पिरिट इंट्रानेट पर हंगामा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। वास्तव में झाओ हेलिन तलवार खरीदने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि किसी और ने इसे पहले खरीदा, लेकिन इसे आजमाने के बाद वे केवल अविश्वास में ही रह गए। उस व्यक्ति ने इसके बारे में एक वीडियो भी डाला। उस वीडियो में तलवार एक पागल की तरह थी जो अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को काट रही थी। इसने सभी को चौंका दिया और कई लोगों के बीच फिर से बेचे जाने के बाद ऐसे और भी वीडियो सामने आए। आखिरकार लहरों की तरह उठने वाला हंगामा और भी बढ़ गया, और जैसे जैसे इसने अधिक ध्यान आकर्षित किया, ये तूफान के रूप में बदल गया। उस सभी ध्यान के साथ झाओ हेलिन को उड़ती हुई तलवार के तंत्र का विश्लेषण करने के लिए कहा जाने लगा। आखिरकार अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के अवसर से लुभाए गए झाओ हेलिन ने किसी को अपने लिए तलवार खरीदने के लिए कहा और इसे समझने की कोशिश करने लगे। हालांकि जब उन्होंने इसे काटने की कोशिश की तो उनकी आंखें चौंक गईं। उनकी सांसें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि न केवल स्पिरिट कनेल पर शिलालेख अतिरिक्त सुरक्षा के साथ सुरक्षित थे, बल्कि शिलालेखों की संरचना और व्यवस्था भी बेहद जटिल थी। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने शायद ही कभी देखा था, यहाँ तक कि तीसरी कक्षा के न्यूमिनस ट्रेजर्स पर भी। इससे तलवार की खराबी के पीछे का कारण समझना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। हालांकि ये खबर कि उसने तलवार को इसके तंत्र को समझने के लिए खरीदा था पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। झाओ हेलिन ने मन ही मन कोसा, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में फंस गया था जहां से वह बच नहीं सकता था। किस पागल ने इस धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत किया? बिना किसी विकल्प के झाओ हेलिन केवल अपने दोस्तों से मदद मांग सकता था। उसने तलवार को समझने के लिए अपने जैसे 3 अन्य आयुध सैनिकों की मदद ली। जब उन तीनों ने उल्टी हुई तलवार के स्पिरिट कनेल पर शिलालेख देखा तो वे सदमे में आ गए। इसलिए उन सभी ने अपनी नींद का त्याग किया और आखिरकार 7 थकाऊ दिनों के बाद उड़ती हुई तलवार के तंत्र को समझने में कामयाब रहे, जिसने उनकी मानसिक क्षमता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। आप सभी का धन्यवाद। तीनों को कृतज्ञतापूर्वक विदा करने के बाद झाओ हेलिन अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ अपने गुफा निवास में लौट आया। वह उस व्यक्ति से सावधान हो गया जिसने धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत किया था, क्योंकि उसे लगा कि जिस व्यक्ति के पास वस्तु को परिष्कृत करने की क्षमता है, उसे कम से कम उसके जैसा आयुध सैनिक तो होना ही चाहिए। हालांकि वह बिना किसी कारण के दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए अपने व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से उसने रिफाइनर की पहचान के बारे में अधिक जानने के लिए स्पिरिट इंट्रानेट के प्रभारी विभाग से संपर्क किया। हालांकि स्पिरिट इंट्रानेट के प्रभारी विभाग निर्धारित नियमों के कारण सारी जानकारी प्रकट करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने उल्लेख किया कि रिफाइनर एक अयुध शिष्य था। ये सुनकर झाओ हेलिन ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। आप केवल एक आयुध शिष्य हैं और आप मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। ठंडी हंसी के साथ झाओ हेलिन ने तुरंत एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे स्पिरिट इंट्रानेट पर प्रकाशित किया। अब तक स्पिरिट इंट्रानेट पर इस मामले पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि झाओ हेलिन का वीडियो उड़ती तलवार के तंत्र को प्रकट करेगा। जैसे ही झाओ हेलिन का वीडियो दिखाई दिया, उसके दर्शकों की संख्या में उछाल आया। लोगों ने दूसरों को बताया कि वे वीडियो के बारे में जानते हैं और बहुत जल्दी झाओ हेलिन के वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या आसमान छू गई। वीडियो में झाओ हेलिन ने उड़ती तलवार पर शोध करने के कारण होने वाली दयनीय स्थिति के कोई लक्षण नहीं दिखाए। वह ऊर्जावान था और शांत भाव से बोलते हुए उसके चेहरे पर वही घमंडी भाव था जो पहले था। इस वीडियो को बनाने में कुछ दिन इसलिए लगे क्योंकि मैं 4थी श्रेणी के न्यूमिनस ट्रेजर को परिष्कृत कर रहा था। मेरे पास इसके लिए कोई समय या ध्यान नहीं था। कल ही मैं 4थी श्रेणी के न्यूमिनस ट्रेजर को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में कामयाब रहा, जिसने आखिरकार मुझे इस तलवार को देखने का समय दिया। मेरी राय में ये तलवार अभी भी कचरा है। ये पिछली तलवार से भी बदतर है और कचरे में भी कचरा है। मैं निर्माता को सूचित करना चाहूँगा कि भले ही मुझे परवाह नहीं है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन धार्मिक आयुध मंडप के एक आयुध सैनिक के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एहसास कराऊं कि धार्मिक आयुध मंडप का हिस्सा बनना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। जहां तक आपकी इस तलवार की बात है, तकनीक में समस्याओं के कारण तापमान को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया था और यह बहुत अधिक था। इसके परिणामस्वरूप 3785वां शिलालेख पिघल गया। इसके बाद शिलालेख व्यवस्था में एक त्रुटि हुई, जैसे कि जब इसे सक्रिय किया गया तो यह अपने लक्ष्य को लॉक करने में विफल हो गया। इसके अलावा आपके शिलालेखों के अव्यवस्थित सेट के कारण तलवार में इतनी अधिक मारक शक्ति है जो दब रही थी कि इसे छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिससे यह मित्र और शत्रु के बीच अंधाधुंध हो गई। अंत में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इन बेकार धार्मिक कलाकृतियों का इस्तेमाल दूसरों को ठगने के लिए न करें। अगर नहीं तो मैं पता लगाऊंगा कि आप कौन हैं और मामले की जांच करूंगा। वीडियो में झाओ हेलिन सख्त और न्यायप्रिय लग रहे थे।
जैसे जैसे उनकी आवाज़ गूंजती गई, ऐसा लगा कि वे अधिकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में उन्हें देखने वाला हर कोई तुरंत सतर्क हो गया। ये और भी ज़्यादा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह तार्किक रूप से सिद्ध था। वीडियो में बोलते समय उन्होंने उल्टी हुई तलवार को अलग किया और उस शिलालेख की ओर इशारा किया जो गलत था। उनके कार्यों ने सभी को उन पर पूरे दिल से विश्वास दिलाया। तो ऐसा ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक आर्मामेंट सैनिक है। उसे धार्मिक कलाकृतियों की इतनी गहन जांच करने में सिर्फ एक दिन लगा। प्रभावशाली, यही एक आर्मामेंट सैनिक की असली क्षमता है। मैंने पहले भी कहा था, ये सभी क्रॉस्ड धार्मिक कलाकृतियां बेकार हैं। अब हमने जो देखा है उससे ये वास्तव में मामला है। सब बकवास है। तुरंत स्पिरिट इंट्रानेट पर चर्चाएं शुरू हो गईं। क्रॉस्ड धार्मिक कलाकृतियों के खिलाफ आवाज़ें तेज हो गईं। ये देखकर कि एक गति पैदा हो गई है, झाओ हेलेन प्रसन्न हुआ। उसके लिए भले ही क्रॉस धर्म कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति कुछ हद तक प्रतिभाशाली था, लेकिन बात यहीं खत्म हो गई। उसने सोचा कि वह व्यक्ति अब और जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसा विशेष रूप से तब हुआ जब उसने 2 दिनों तक स्थिति का अवलोकन किया और पाया कि भले ही धार्मिक कलाकृतियों के खिलाफ आवाज़ें तेज हो रही थीं, लेकिन क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति चुप रहा। झाओ हेलेन ने खुद से कहा, ये सोचकर कि उसकी भविष्यवाणी की रिफाइनर अपनी बुद्धि के अंत तक पहुंच गया था, सही थी। वह होशियार लगता है, लेकिन वह अज्ञानी है। स्पिरिट इंट्रानेट पर एक आखिरी टिप्पणी करने के बाद झाओ हेलेन ने अपना ध्यान मामले से हटा लिया। जैसे जैसे एक और दिन बीतता गया, ये देखते हुए कि क्रॉस धार्मिक आर्टिफैक्ट के निर्माता ने अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की थी, इसके बारे में अपमान और चर्चाएं बढ़ती गईं। ये भी इसी समय था कि वांग बाओले ने आखिरकार 1000 आर्मामेंट सैंडग्रेन का शोधन पूरा करने में कामयाबी हासिल की। अपनी खुशी में उसने अपने क्रॉस धार्मिक आर्टिफैक्ट के बारे में सोचा और स्पिरिट इंट्रानेट खोला। तुरंत उसने अपने धार्मिक आर्टिफैक्ट के खिलाफ चर्चाएं और आवाज़ें देखीं और उसका गुस्सा बढ़ता गया। कौन इतना स्वतंत्र होगा कि दिन रात स्पिरिट इंट्रानेट को देख सके? वांग बाओले क्रोधित हो गया। जब उसने उल्टी हुई तलवार को सूचीबद्ध किया तो उसने कभी कभार उस पर नज़र डाली। हालांकि चून की जांच में इतना समय लग गया था, इसलिए वांग बाओले बाद में इसके बारे में भूल गया था और इसके बजाय आर्मामेंट सेंट को परिष्कृत करने में व्यस्त था। अब सभी अपमानों को पढ़ने के बाद उसे झाओ हेलेन का वीडियो मिला। वीडियो देखने के बाद वह आक्रोश से भर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पलों के बाद उसने अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारा। तो यही कारण है, आर्मामेंट सैंड तापमान को प्रभावित करता है। वांग बाओले आश्चर्य में तुरंत उछल पड़ा। उत्तेजित होकर उसने आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल निकाली और बोतल को एक तरफ फेंकने से पहले सब कुछ निगल लिया। वह अपने गुफा निवास के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, अपने दिमाग में तर्क को समझने की कोशिश करता रहा। इस तरह यदि शिलालेखों के उस हिस्से को समायोजित किया जा सके, जैसे कि अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव किया जा सके, तो ये तलवार पूरी तरह से बेहतर हो जाएगी। यह न केवल मित्र और शत्रु में अंतर कर सकेगी, बल्कि इसकी शक्ति भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। धार्मिक कलाकृति को एक अनमोल खजाने में बदलने की कुंजी तापमान और शिलालेखों में निहित है। मुझे समझ में आ रहा है। वांग बाओले उत्तेजित हो गया। अंधाधुंध उड़ने वाली तलवार को सूचीबद्ध करने से पहले उसने शिलालेखों को याद कर लिया था। हालांकि अंतर्दृष्टि की कमी और आर्मामेंट सैंड को परिष्कृत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता के कारण वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि समस्या कहाँ है। इसलिए उसने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब वह अचानक इधर उधर घूमने के बाद रुक गया और सीधे गलाने वाली भट्टी के कमरे में जाने से पहले एक उड़ती हुई तलवार को वापस ले आया। गलाने वाली भट्टी के कमरे में वांग बाओले ने परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए बार बार प्रयोग किया। ये पता लगाने के बाद कि आर्मामेंट सैनिक द्वारा दिया गया समाधान सही था, वह और भी अधिक उत्तेजित हो गया। उन्होंने तापमान और शिलालेखों के बीच के संबंध को याद किया और उन्हें लगा कि वीडियो बिजली की एक चमक की तरह था जिसने असंभव को तुरंत संभव में बदल दिया। तो यह ऐसा ही है। वांग बाओले ने अपनी सांस रोक ली और तुरंत इसे आजमाया। कई दिनों के बाद जब वह गलाने वाली भट्टी के कमरे से बाहर निकला तो वांग बाओले बेहद उत्साहित था। उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिख रही थी। अपने हाथों में एक स्पिरिट कनेल पकड़े हुए वह दिल खोलकर हंसा। वह स्पिरिट कनेल एक नया उत्पाद था जिसे वांग बाओले ने झाओ हेलेन के वीडियो से अपनी समझ के साथ अपने स्वयं के तर्क को जोड़कर शिलालेखों की अपनी समझ में एक सफलता हासिल करने के बाद परिष्कृत किया था। भले ही आर्मामेंट सैंड को इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसकी शक्ति पहले से ही एक अनमोल खजाने के समान थी। शिलालेखों का वास्तव में ऐसा उपयोग है। इसका मतलब है कि वास्तव में मैंने पहले जो कई धार्मिक कलाकृतियां बनाई थीं, उन्हें शिलालेखों से पूरी तरह से ढकने की आवश्यकता नहीं थी। शोधन प्रक्रिया के दौरान तापमान के कारण शिलालेखों में थोड़े बहुत बदलाव होंगे। यही कारण है कि मैं पहले भी असंख्य खजाने को परिष्कृत करने में विफल रहा था।
यदि शोधन के दौरान तापमान में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखना संभव है तो शिलालेखों को तुरंत पूरा किया जा सकता है और पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। अब मुझे पता है, यह एक धार्मिक कलाकृति और एक असंख्य खजाने के बीच का अंतर है। ये ठीक वही है जो उन्होंने मुझे पहले बताया था, तापमान और शिलालेखों के बीच संबंध और परिवर्तन। अपने हाथों में स्पिरिट कनिल को देखते हुए वांग बाओले और भी अधिक दिल खोलकर हंसे। न केवल आर्मामेंट सैनिक ने कुछ ऐसा हल करने में कामयाबी हासिल की जिससे वह अपनी धार्मिक कलाकृतियों में सुधार करने में सक्षम हुआ, बल्कि यह और भी अधिक मूल्यवान था कि उसने आर्मामेंट सैनिक के परीक्षण वीडियो के माध्यम से एक धार्मिक कलाकृति और एक असंख्य खजाने के बीच के मूलभूत अंतर को पूरी तरह से समझ लिया था। वांग बाओले के लिए ये सब भाग्य की तरह था। पहले की उलझन और अज्ञानता से वह बेहतर समझ हासिल करने में कामयाब रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जैसे ही वह भूल भुलैया में फंसा, उसके सामने बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। न केवल यह वरिष्ठ भाई झाओ सक्षम है, बल्कि वह अच्छे स्वभाव का भी है। उत्साहित महसूस करने के अलावा वांग बाओले ने भी हार मान ली। उसके क्रोध की भावनाएं तुरंत समाप्त हो गईं। उसने वास्तव में सोचा कि झाओ हेलिन बहुत सक्षम है और उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आखिरकार झाओ हेलिन ने उसकी एक समस्या को हल करने में मदद की थी। झाओ हेलिन ने जो किया वह उसे जल्दी से एक आर्मामेंट सैनिक बनने में मदद करने के समान था। ये सोचकर वांग बाओले उत्साहित हो गया। अब उसने सोचा कि वह और कौन सी समस्याएं हल नहीं कर पाया। एक पल के लिए इस बारे में सोचने के बाद वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। फिर उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से 2 स्व-विस्फोटित मोतियों को सावधानीपूर्वक निकाला। इन 2 स्व-विस्फोटित मोतियों को एक गद्देदार बॉक्स में रखा गया था ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को काफी कम किया जा सके। उसने पहले भी मोतियों का अध्ययन किया था, लेकिन ये पता लगाने में असमर्थ था कि समस्या कहाँ है। उसके लिए उड़ती तलवार से समस्या का पता लगाना कई गुना अधिक कठिन था। अब जब उसके पास अवसर था तो वांग बाओले ने आवश्यक प्रशासनिक कार्य पूरा करने और उन्हें स्पिरिट इंट्रानेट पर सूचीबद्ध करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वरिष्ठ भाई झाओ वास्तव में बहुत सक्षम हैं। चूंकि यह मामला है तो मुझे भी अधिक गंभीर होना चाहिए। ये 2 मोती स्व-विस्फोटित मोती हैं और वे थोड़े से स्पर्श पर अपने आप फट जाते हैं। गैर पेशेवर लोगों को उन्हें खरीदने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी घटना के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने पहले ही यह प्रतिबंध लगा दिया है कि इसे केवल आप ही खरीद सकते हैं, वरिष्ठ भाई। मुझे नहीं लगता कि आप में इसे पूरी तरह से समझने की क्षमता है। वांग बाओले ने भावनात्मक रूप से खाने के लिए स्नैक्स का एक बैग निकालने से पहले जल्दी से अपना पोस्ट प्रकाशित किया। वरिष्ठ भाई झाओ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वह मेरी मदद करने में बहुत गंभीर हैं और मुझे उन्हें यह महसूस नहीं कराना चाहिए कि यह पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं उन्हें उत्तेजित करने के लिए ये सब कह रहा हूँ। वांग बाओले खुद पर हंसे। उन्हें लगा कि उन्हें हमेशा दूसरों के प्रति इतना विचारशील होने की अपनी आदत को निश्चित रूप से बदलना चाहिए। स्नैक्स खत्म करने के बाद उन्होंने देखा कि जब उनकी पोस्ट प्रकाशित हुई तो स्पिरिट इंट्रानेट पर हंगामा मच गया। इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। वांग बाओले ने अपनी प्रत्याशा को दबा दिया क्योंकि उन्होंने खुशी से अपना म्यान निकाला और इसके लिए सुधार प्रक्रिया शुरू की। सुधार प्रक्रिया में उन्होंने क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों से दर्ज किए गए शिलालेखों में भी समायोजन किया और उन्हें म्यान में जोड़ा ताकि यह पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाए। उसी समय जब बाहरी दुनिया में हलचल मची, क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों के निर्माता द्वारा अपनाए गए उदासीन रवैये के साथ साथ चुनौती के रूप में सूचीबद्ध किए गए स्व-विस्फोटित मोती लोगों के ध्यान का केंद्र बन गए। बहुत जल्दी झाओ हेलिन को भी खबर मिल गई। स्पिरिट इंट्रानेट की जांच करने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। दिलचस्प, क्या यह एक चुनौती है? जो लोग ऊपरी अकादमी द्वीप तक पहुंच गए थे वे मूर्ख नहीं थे। लगभग सहज रूप से झाओ हेलिन ने वांग बाओले के कार्यों के पीछे के अर्थ को समझ लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने पहले जल्दबाजी में काम किया था, इस तरह कि वह अब एक ऐसे व्यक्ति के साथ धार्मिक कलाकृतियों पर बहस करने की स्थिति में था जो स्थिति के मामले में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि मुझे ये देखना है कि आप योग्य हैं या नहीं। झाओ हेलिन ने ठहाके लगाए और स्पिरिट इंट्रानेट पर सूचीबद्ध करने के लिए एक न्यूमिनस ट्रेजर प्राप्त किया। फिर उसने एक संदेश पोस्ट किया। क्रॉस धर्म आर्टिफैक्ट के रिफाइनर के लिए मैं आपका अनुरोध स्वीकार करूंगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप इस न्यूमिनस ट्रेजर की भी जांच करने का प्रयास करें। इसमें कुछ समस्याएं हैं जिन्हें ठीक करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं समस्या का पता लगाने के लिए इसे 1 महीने के लिए आपको उधार दूंगा। यदि आप असफल होते हैं तो भविष्य में मुझे परेशान न करें। जिस क्षण झाओ हेलिन की पोस्ट प्रकाशित हुई, वह घटना जो पहले से ही बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थी और भी अधिक गर्म हो गई। इसने और भी अधिक लोगों को चौंका दिया, इतना कि वर्तमान में ऊपरी अकादमी द्वीप पर यह घटना सबसे व्यापक रूप से बहस का विषय बन गई थी। वांग बाओले भी म्यान को परिष्कृत करते समय अपने खाली समय में इस पर ध्यान दे रहे थे।
आर्मामेंट सोल्जर के उकसावे के बारे में पढ़ने के बाद वांग बाओले ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए गंभीर रूप से देखा। वे सभी धूर्त बूढ़े लोमड़ी हैं। वांग बाओले इस बात से परेशान थे कि उन्हें कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सरलचित और सीधा सादा हो। आखिरकार वह सिर्फ सीखना चाहता था। भले ही वांग बाओले को पछतावा हो रहा था, फिर भी उनकी आंखें चमक रही थीं। लगभग तुरंत उन्होंने आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की और झाओ हेलिन के अनमोल खजाने को ले लिया। हालांकि वरिष्ठ भाई झाओ वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। यह एक अनमोल खजाना है जो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी इसे अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने में मुश्किल से ही सक्षम हूँ। वांग बाओले का दिल खुश हो गया। भले ही उसके हाथ में कुछ अनमोल खजाने थे, चाहे वह चेन यूटोंग का स्लिमिंग हेलमेट हो, चांसलर द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट हो या लिन परिवार द्वारा मुआवजे के रूप में दिया गया दर्पण हो, वे सभी महत्वपूर्ण थे। उसे डर था कि अगर उसने उन पर शोध किया और ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई तो वह उन्हें बर्बाद कर देगा। अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में होने के बावजूद वांग बाओले को अभी भी एक परेशानी महसूस हो रही थी, भले ही वह अपने लिए नए अनमोल खजाने खरीद सकता था। हालांकि अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं, क्योंकि झाओ हेलिन ने उसे शोध करने के लिए अपनी मर्जी से एक भेजा था। आइटम प्राप्त करने पर वांग बाओले ने उस अनमोल खजाने को देखा जो एक कांस्य दर्पण जैसा लग रहा था। उसका दिल प्रत्याशा से भर गया। फिर वह तुरंत शोध और विच्छेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए गलाने वाली भट्टी के कमरे में भाग गया। ऐसा लगता है कि इस अनमोल खजाने पर कई अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। सैद्धांतिक रूप से उनमें से इतने सारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये प्रभावशाली नहीं दिखता है और इसमें कई दरारें और खामियां हैं जो एकीकरण प्रक्रिया के बाद पीछे रह गई हैं। ये खामी क्या यह अनिवार्य रूप से इसलिए दिखाई दी होगी क्योंकि तापमान ने शिलालेखों को प्रभावित किया था? इस स्पिरिट कनेल के लिए लानत है। न्यूमिनस ट्रेजर पर शिलालेख बहुत जटिल हैं। जैसे जैसे वह शोध करता गया, वांग बाओले बार बार आश्चर्य में डूबता गया। वह और अधिक उत्साहित होता गया और उसकी आंखों से एक चमक निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कांस्य दर्पण एक खजाना बन गया था, जैसे कि जैसे जैसे वह जांच और विच्छेदन की प्रक्रिया में डूबता गया, वह अपने स्वयं के ज्ञान और न्यूमिनस ट्रेजर की समझ को भी परख रहा था। वांग बाओले के लिए ये भाग्य की तरह था। जैसे जैसे उसने न्यूमिनस ट्रेजर का विश्लेषण और विच्छेदन किया, वह तेजी से न्यूमिनस ट्रेजर को संभालने में अधिक आश्वस्त हो गया और अकेले इसने उसे उत्साह से और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। जब वांग बाओले न्यूमिनस ट्रेजर पर शोध कर रहा था, झाओ हेलिन को भी 2 स्वविस्फोटित मोती मिले। उन्हें जांचने की कोशिश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बहुत मुश्किल था। मन ही मन कोसते हुए उसने उन दोस्तों को आमंत्रित किया जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी, जांच और शोध के एक और दौर के लिए। हालांकि इस बार 4 आर्मामेंट सैनिकों ने 3 दिनों तक शोध में अपना सिर खपाया, लेकिन सभी निराश हो गए और उन्हें हार माननी पड़ी। मोतियों के भीतर के शिलालेख इतने समस्याग्रस्त थे जो उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थे। वरिष्ठ भाई झाओ, जिस व्यक्ति ने इस धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत किया है, वह पागल है। ये सिर्फ एक दूसरे दर्जे की धार्मिक कलाकृति है, लेकिन इसमें हजारों शिलालेख भरे हुए हैं। कई 100 पहलू हैं जिन्हें रूपांतरित किया गया है। हम ये कैसे कर सकते हैं? भले ही हम शिलालेख दर शिलालेख सब कुछ देखने के लिए न खाएं और न सोएं, फिर भी हमें कम से कम आधा साल चाहिए होगा। झाओ हेलिन कुछ हद तक अवाक था। वह संघर्ष कर रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे हार मान लेनी चाहिए या नहीं। वांग बाओले के बगल में वांग बाओले अपना सिर आसमान की ओर उठाकर हंस रहे थे और गलाने वाली भट्टी के कमरे से बाहर निकल रहे थे। अब मुझे समझ में आ गया। तापमान में बदलाव सिर्फ गलाने वाली भट्टी पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि फोजिंग मटेरियल पर भी निर्भर करता है। विभिन्न फोजिंग सामग्रियों के पिघलने के तापमान अलग अलग होते हैं। इसलिए इस बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए जब आप न्यूमिनस ट्रेजर को परिष्कृत कर रहे हों। धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने में एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया शामिल होती है, क्योंकि धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए कई चरणों का पालन करना होता है। दूसरे चरण पर तभी विचार किया जाता है जब पहला चरण पूरा हो जाता है। हालांकि ये पहलू न्यूमिनस ट्रेजर से अलग है, जहां शोधन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी विवरणों और चरणों पर विचार किया जाना चाहिए। तापमान पर सभी विवरणों के प्रभाव का अनुमान प्राप्त करना एक सवाल को हल करने के बाद उत्तर पर पहुंचने जैसा है। उसके बाद ही इसके पूरक के रूप में शिलालेख उकेरे जा सकते हैं। केवल इसी तरीके से न्यूमिनस ट्रेजर को परिष्कृत करना संभव है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उन्नत शिलालेख अध्ययन है जिसने पहले से ही उच्च स्तरीय शिलालेखों के बारे में सीखा है। अपने उत्साह में वांग बाओले ने न्यूमिनस ट्रेजर में त्रुटि को इंगित करने के लिए अपने शिलालेख सूत्र का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि त्रुटि हवा और आग प्रकार के शिलालेखों की व्यवस्था में थी। वायु प्रकार के शिलालेख अधिक शक्तिशाली थे, जो न केवल अग्नि प्रकार के शिलालेखों को अपनी शक्ति पर सवार होने से रोकते थे, बल्कि इसके बजाय उन्हें दबा देते थे। इसके परिणामस्वरूप एक गड़बड़ी हुई, जिसके कारण संपूर्ण न्यूमिनस ट्रेजर में खराबी आ गई।
यदि यह कोई और होता तो त्रुटि का पता लगाने के लिए बहुत सारे शोध और परीक्षण की आवश्यकता होती। हालांकि वान बाओले के लिए यह आसान था क्योंकि उनके पास एक मजबूत ज्ञान आधार और आवश्यक सूत्र था। उत्तेजित होकर वान बाओले ने तुरंत स्पिरिट इंट्रानेट पर एक पोस्ट प्रकाशित की। न्यूमिनस ट्रेजर की जांच से अपने निष्कर्षों को समझाने के बाद उन्होंने भावनात्मक रूप से पोस्ट समाप्त कर दी। ये वास्तव में एक छोटी सी समस्या थी। वरिष्ठ भाई, आप निश्चित रूप से अपने वचन के पक्के आदमी हैं। स्पिरिट इंट्रानेट पर नज़र रखने वाले कई लोगों ने पोस्ट को देखते ही तुरंत अपनी चर्चाएं फिर से शुरू कर दीं। आखिरकार किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वान बाओले को जवाब पाने में केवल 3 दिन लगेंगे, और यह बात सभी को आश्चर्यचकित कर गई। दूसरी ओर झाओ हेलिन, जो मूल रूप से अभी भी ये तय करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि आगे बढ़ना है या नहीं, समाचार सुनने के बाद चौंक गया। बाद में उसने ठहाका लगाया, पहले मुझे समस्या की जड़ का पता लगाने के लिए 1 महीने का समय चाहिए था, गहन चर्चा और प्रयोग करना था। इस व्यक्ति ने केवल 3 दिन का उपयोग किया। असंभव। झाओ हेलिन ने ठंडी सांस ली और स्पिरिट इंट्रानेट खोला। उसने वान बाओले की पोस्ट की खोज की और अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। जैसे ही उसने पोस्ट पढ़ी, उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और सदमे में सांस लेने लगा। असंभव। झाओ हेलिन के चेहरे के भाव बेतहाशा विकृत हो गए। उसने करीब से देखा और एक गहरी सांस ली। जब उसने वान बाओले का भावनात्मक समापन खंड पढ़ा तो उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसके लिए भावनात्मक समापन खंड उसके अहंकार का सबसे बड़ा अपमान था। अगर यह व्यक्ति आर्मामेंट शिष्य नहीं है तो वह कोई मजबूत समर्थक वाला व्यक्ति होना चाहिए। यह मेरे खिलाफ एक साजिश है। इस विचार के साथ झाओ हेलिन कांप उठा। उसने संगति बनाना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी इन कुछ वर्षों में उसने जो दुश्मन बनाए थे वे उसके दिमाग में उभर आए। हालांकि वे बहुत ज्यादा थे और वह ये नहीं बता पा रहा था कि वे कौन हो सकते हैं। हालांकि उसने ये भी सोचा कि उसने पहला वीडियो क्यों भेजा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, क्योंकि उसके एक रिश्तेदार ने उसे इस विषय के बारे में बताया था। इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है। झाओ हेलिन की आंखों में एक ठंडी नज़र दिखाई दी। जितना उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे यकीन हो गया कि यह उसके खिलाफ एक सावधानीपूर्वक साजिश थी। चाहे वह व्यक्ति कितना भी चालाक क्यों न हो, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हारा नहीं जा सकता। जब तक मैं जीतता रहूंगा, मैं निश्चित रूप से साजिश को विफल करने में सक्षम हो जाऊंगा। झाओ हेलिन क्रूर और दृढ़ लग रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने कनेक्शन सक्रिय कर दिए। इसके बाद के दिनों में वह धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन से दसियों आर्मामेंट सैनिकों की मदद लेने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग थे जो मोतियों पर गहन शोध कर रहे थे। आखिरकार 1 महीने के बाद जैसे ही स्पिरिट इंट्रानेट पर लोगों ने गपशप शुरू की, झाओ हेलिन खून से लथपथ आंखों के साथ अस्त व्यस्त दिखाई दिए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाई थी और तब उन्होंने 20 या उससे ज्यादा आर्मामेंट सैनिकों को वापस भेज दिया जो उतने ही थके हुए थे। 1 महीना बीतने के बाद उन्होंने एकांत में शोध किया था। 20 या उससे ज्यादा लोगों की बुद्धि और धार्मिक शस्त्र ज्ञान को मिलाकर उन्होंने आखिरकार खुद ब खुद फटने वाले मोतियों की समस्या का पता लगा लिया था। उनके लिए कई अनमोल खजानों को परिष्कृत करना शोध की तुलना में कठिनाई के मामले में कुछ भी नहीं था। अंत में झाओ हेलिन भी मोतियों के रहस्यमय निर्माता से सावधान रहने लगे। उन्हें ये कल्पना करना असंभव लगा कि निर्माता ने खुद ब खुद फटने वाले मोतियों को कैसे बनाया होगा। यह अफसोस की बात थी कि उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में वान बाओले को भी नहीं पता था कि मोतियों को कैसे बनाया जाता है। ये धार्मिक कलाकृति बनाना बहुत मुश्किल है और विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है। कोई भी इसे बनाने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए यह मुझे हराने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा सावधानी से तैयार की गई चाल होनी चाहिए। लोगों को दूर भेजने के बाद झाओ हेलिन अपने गुफा निवास में बैठ गया और खुद को ठंड से हंसा। हालांकि ऐसा होने के बावजूद मैं इसे हल करने में कामयाब रहा। प्रतिशोध मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। झाओ हेलिन ने एक गहरी सांस ली और अपने उलझे हुए बालों को कंघी किया। फिर उसने वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे भेजने से पहले अपनी आंखों में खून को खत्म करने के लिए एक गोली निगल ली। यह धार्मिक कलाकृति वास्तव में कुछ चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन यह अभी भी एक छोटी सी उपलब्धि थी। इसकी स्पिरिट क्यूई बहुत अधिक केंद्रित थी और ठीक से अवरुद्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप स्पिरिट क्यूई एकीकृत होने के बाद आवश्यक शिलालेखों के चारों ओर फैलने के लिए सही रास्ते में बहने में असमर्थ थी। स्पिरिट क्यूई के संचय के परिणामस्वरूप ये थोड़े से स्पर्श से ही अपने आप फट जाती है। वीडियो बहुत विस्तृत था और इसमें उन शिलालेखों की पंक्तियां भी शामिल थीं जहां त्रुटियां पाई गई थीं। झाओ हेलिन का लहजा और चेहरे का भाव पहले की तरह ही तिरस्कारपूर्ण था। अंत में उसने एक और न्यूमिनस ट्रेजर को सूचीबद्ध किया। प्रतिक्रिया न देना अशिष्टता है। क्या आप ये पता लगाने की हिम्मत रखते हैं कि इस न्यूमिनस ट्रेजर में समस्या कहाँ है? वान बाओले को स्पिरिट इंट्रानेट पर मची हलचल की परवाह नहीं थी। अब उसका सारा ध्यान झाओ हेलिन द्वारा दिए गए उत्तर पर था।
ज्ञान प्राप्त करते समय उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो उसके दिमाग में बिजली चमक रही हो। ये भी एक समस्या है जो कि दिव्य खजाने के शोधन की प्रक्रिया में है। न केवल यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि सामग्री के लिए कौन सा तापमान इष्टतम है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि स्पिरिट क्यूई को सही क्रम में फैलाया जा सके ताकि यह पूरी तरह से काम कर सके। वांग बाओले के चेहरे पर उनका ज्ञान झलक रहा था। उनके मन में बस यही विचार था कि आर्मामेंट सोल्जर के साथ इस आदान प्रदान से उन्हें काफ़ी लाभ हुआ है। वरिष्ठ भाई झाओ वास्तव में प्रभावशाली हैं। अपने उत्साह में वांग बाओले ने तुरंत स्पिरिट इंट्रानेट से दिव्य खजाना प्राप्त कर लिया। जब उसे यह मिला तो वह इस पर शोध करने के लिए तुरंत हरकत में आ गया। कई दिनों के बाद वांग बाओले थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह ऊर्जावान और उच्च आत्माओं में था। उत्तर की घोषणा करने के बाद उसने एक और धार्मिक कलाकृति सूचीबद्ध की। उसने जो धार्मिक कलाकृति सूचीबद्ध की थी वह एक छतरी थी जो खुद को उड़ती हुई तलवार समझती थी। अपनी प्रत्याशा में झाओ हेलिन ने अपनी आंखों को लाल करके छतरी को समझने की लड़ाई में दूसरों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कीमत चुकाई। बस इसी तरह पूरी प्रक्रिया उन दोनों के बीच घूम गई और खजाने की एक अभूतपूर्व लड़ाई शुरू हो गई। बाद के दिनों में झाओ हेलिन की मदद पर भरोसा करते हुए वांग बाओले का धार्मिक आयुध के बारे में ज्ञान काफ़ी बढ़ गया। इससे उन्हें म्यान को एक परिपूर्ण द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृति में परिष्कृत करने की अनुमति मिली। अपने उत्साह में वह झाओ हेलिन के वीडियो के बारे में और भी अधिक भावुक हो गया। वांग बाओले ने वीडियो में सभी छोटी छोटी जानकारियों को सीखने के अवसर के रूप में लिया। वरिष्ठ भाई झाओ बहुत प्रभावशाली हैं। वरिष्ठ भाई झाओ बहुत सक्षम हैं। वह छतरी की समस्या का भी पता लगा सकते हैं। वरिष्ठ भाई झाओ का धार्मिक शस्त्रों का ज्ञान बहुत गहरा है। वांग बाओले ने जितने ज़्यादा वीडियो देखे वह उतना ही ज़्यादा उत्तेजित होता गया। उसने स्पिरिट इंट्रानेट पर लगातार सभी तरह की क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों को सूचीबद्ध किया। अंत में जब उसने बड़ी सील को सूचीबद्ध किया तो झाओ हेलिन पागल हो गया। उसने जिन 20 या उससे ज़्यादा आयुध सैनिकों को आमंत्रित किया था उन सभी को लगा कि वे पूरी गड़बड़ी में शामिल होने के लिए दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं। झाओ हेलिन ने उन्हें चाहे जितने भी फायदे देने का वादा किया हो, वे अब भाग नहीं लेना चाहते थे। जब वे एक एक करके चले गए तो झाओ हेलिन अपने गुफा निवास में गंभीरता से खड़ा था और उसके पास खजाने की इस लड़ाई को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके लिए खजाने की लड़ाई गौण महत्व की थी। दूसरे पक्ष की साजिश का विवरण पता लगाना जरूरी था। हालांकि फिर भी चाहे उसने स्थिति का कितना भी विश्लेषण किया हो, वह दूसरे पक्ष की चाल का मकसद पता लगाने में असमर्थ था। उसके विचार से यही वह बात थी जिसने पूरी स्थिति को इतना भयावह बना दिया था। दूसरी पार्टी बहुत अच्छी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ इस साजिश की योजना बनाने में निश्चित रूप से 2 साल से अधिक का समय लगा होगा। मुझे क्या करना चाहिए? झाओ हेलिन ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसे लगने लगा कि ऑडिट विभाग का पर्यवेक्षक बनने के बाद से यह उसके सामने आई सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी पार्टी द्वारा तैयार किए गए धार्मिक कलाकृतियां, साथ ही जिस गति से वह अपनी धार्मिक कलाकृतियों को समझने में कामयाब रहा, उसने उसे पूरी तरह से भयभीत कर दिया और साथ ही साथ उसकी परिकल्पना की पुष्टि भी की। निश्चित रूप से इस व्यक्ति का समर्थन करने वाले लोगों का एक समूह है। झाओ हेलिन के पीछे हटने से जहां एक और बहुत हंगामा हुआ, वहीं क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों की प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से बनी। उनकी कम संख्या के साथ वे जल्द ही दुर्लभ वस्तुएं बन गईं। हालांकि यह हाथापाई खत्म हो गई थी और यह अब चलन में नहीं थी, लेकिन 3 शब्द क्रॉस धार्मिक कलाकृतियां लोगों के दिलों में गहराई से समाये हुए थे। कोई कह सकता है कि लगभग हर कोई उनके बारे में जानता था। स्वाभाविक रूप से कई लोगों ने क्रॉस धार्मिक आर्टिफैक्ट निर्माता की पहचान का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वांग बाओले को बहुत पछतावा था। झाओ हेलिन के पीछे हटने से वह बहुत निराश हो गया था। उसे लगा कि उसने झाओ हेलिन के साथ विचारों के इस दोस्ताना आदान प्रदान से बहुत कुछ सीखा है। न केवल उसे न्यूमिनस ट्रेजर्स की गहरी समझ मिली, बल्कि उन्हें बनाने में अपनी क्षमताओं के बारे में भी अधिक आश्वस्त था। पहले उसे न्यूमिनस ट्रेजर्स बनाने में कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अब वांग बाओले को लगा कि वह न्यूमिनस ट्रेजर्स को परिष्कृत करना शुरू कर सकता है। क्रॉस धार्मिक आर्टिफैक्ट्स के निर्माता के रूप में खुद को उजागर करने के लिए वांग बाओले ने कुछ समय के लिए सोचा और ऐसा करना अनुचित लगा। एक तरफ क्रॉस धार्मिक आर्टिफैक्ट्स में वास्तव में समस्याएं थीं। दूसरी ओर वांग बाओले को व्यक्तिगत रूप से यह महसूस हुआ कि उसके पास प्रकाश की तरफ अपना खुद का ब्रांड था और अंधेरे की तरफ क्रॉस धार्मिक आर्टिफैक्ट्स। प्रकाश और अंधेरे की तरफ इन 2 ब्रांडों के होने से उसे लगा कि वह वास्तव में शक्तिशाली है। उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में एक बार कहा गया था कि किसी के गौरवशाली जीवन में लोग उसका वर्णन करने के लिए कई उपाधियों का उपयोग करते हैं। अभी मुझे उस मानदंड को पूरा करने वाला माना जा सकता है। हालांकि उसने उद्धरण के अर्थ को गलत समझा होगा, लेकिन उसे लगा कि वह उस समय बहुत असाधारण था। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ वांग बाओले ने आधिकारिक तौर पर तीसरी श्रेणी के न्यूमिनस ट्रेजर्स पर शोध और शोधन शुरू कर दिया।
झाओ हेलिन के वीडियो से समझी गई विभिन्न विधियों के साथ आर्मामेंट सैंड को परिष्कृत करने की अपनी निश्चित दैनिक दिनचर्या के अलावा उसने अपना लगभग सारा ध्यान आने वाले दिनों में तीसरी श्रेणी के न्यूमिनस ट्रेजर्स को परिष्कृत करने में लगा दिया। उस समय स्पिरिट ब्रीथ विलेज से मिलने वाले पुरस्कारों की सूची आखिरकार दर्ज कर ली गई और उसे भेज दी गई। वांग बाओले ने गौर से देखा और उसे भी झटका लगा। 13,600 से ज़्यादा आइटम। वांग बाओले ने स्पिरिट ब्रीथ विलेज में छानबीन करते समय आइटमों की खास संख्या नहीं गिनी थी। अब जब उसने आइटम देखे तो उसे आखिरकार समझ में आया कि दाओ कॉलेज ने आइटम दर्ज करने में इतना समय क्यों लगाया। ये संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी आइटम दाओ कॉलेज के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने थे, इसलिए उन्हें वांग बाओले को भेजने में ज़्यादा समय लगा। वास्तव में 3,000 से ज़्यादा आइटम ऐसे थे जिनके प्रभाव दाओ कॉलेज को भी नहीं पता थे। इन आइटम को सूची में खास तौर पर चिन्हित किया गया था। जांच करने के बाद वांग बाओले ने पाया कि वह आइटमों की सूची में से 1,000 से ज़्यादा आइटम चुन सकता था। हालांकि लाशों और गोलियों जैसी चीज़ों के लिए वह सब कुछ नहीं ले सकता था। वह हर श्रेणी से ज़्यादा एक आइटम ही चुन सकता था। चिंतन के बाद वांग बाओले ने वस्तुओं को चुनने के अपने अधिकार का आधा हिस्सा अपने पास रखने का फैसला किया और बाकी आधा हिस्सा बराबर मूल्य के स्पिरिट स्टोन के बदले में दाओ कॉलेज को वापस दे दिया। तुरंत उसके पास मौजूद स्पिरिट स्टोन की संख्या एक खतरनाक राशि में बढ़ गई। अपने खाते में स्पिरिट स्टोन की भारी संख्या को देखकर वांग बाओले बेहद उत्साहित था। उसने बहुत देर बाद गहरी सांस ली। मैं अमीर हूँ। उसकी आंखें चमक उठीं। ये देखकर कि उसके पास अचानक इतने सारे स्पिरिट स्टोन कैसे आ गए, उसने कई ऐसी सामग्री खरीद ली जिन्हें वह पिछले कुछ महीनों में खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था और नए तीसरे दर्जे के न्यूमिनस ट्रेजर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरे दर्जे के न्यूमिनस ट्रेजर को परिष्कृत करने की कठिनाई अभी भी बहुत अधिक थी, भले ही वांग बाओले पहले से ही बहुत कुछ समझ गया था। 2 महीने बीत गए और वांग बाओले ने बहुत प्रयास के बाद 7,000 आर्मामेंट सैंड जमा कर लिए थे। आखिरकार अनगिनत असफलताओं से गुजरने के बाद वह एक बार सफल हुआ। उसने अपना पहला न्यूमिनस ट्रेजर परिष्कृत किया था। यह न्यूमिनस ट्रेजर कुछ खास नहीं था। यह एक उड़ती हुई तलवार थी जिसका नाम हेवन वेव स्वॉर्ड था। एक बार छोड़े जाने पर यह तलवार लहरें पैदा कर सकती थी। जबकि इसकी आभा भयावह थी, इसकी आक्रामक शक्ति भी प्रभावशाली थी। हालांकि इसे केवल तीसरी श्रेणी के न्यूमिनस ट्रेजर के बीच ही साधारण माना जा सकता था और यह अपने आप में सही दूसरी श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियों को चीर नहीं सकता था, फिर भी यह उन्हें टुकड़ों में तोड़ सकता था। हेवन वेव स्वॉर्ड की शक्ति का अनुभव करने के बाद वांग बाओले बेहद उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने समझा कि आर्मामेंट सोल्जर बनने के लिए उनके लिए केवल हेवन वेव स्वॉर्ड को परिष्कृत करना जानना ही पर्याप्त नहीं था। आखिरकार धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन में आर्मामेंट सोल्जर टेस्ट एक बहुत बड़ी बात थी। चारों ओर पूछने के बाद उन्होंने नियमों को स्पष्ट रूप से समझा और जाना कि प्रत्येक आर्मामेंट सोल्जर टेस्ट के लिए परीक्षार्थियों को टेस्ट के लिए एक न्यूमिनस ट्रेजर तैयार करना आवश्यक था। टेस्ट का मुख्य बिंदु न्यूमिनस ट्रेजर का उत्कृष्टता स्तर था। एक तीसरी श्रेणी का न्यूमिनस ट्रेजर बस सबसे बुनियादी आवश्यकता थी। किसी भी तरह से किसी भी अद्भुत खजाने को परिष्कृत करके आर्मामेंट सैनिक बनना संभव था, लेकिन ये बहुत हद तक भाग्य पर निर्भर करता था। इसलिए एक पारंपरिक आर्मामेंट सैनिक परीक्षण के लिए कोई भी व्यक्ति हमेशा अपनी क्षमताओं के साथ सबसे अच्छा अद्भुत खजाना तैयार करने की पूरी कोशिश करता था। एक बार जब वे अपनी तैयारी पूरी कर लेते थे तो वे परीक्षण के लिए आवेदन कर सकते थे। एक बार जब धार्मिक आर्मामेंट मंडप उनके आवेदन को मंजूरी दे देता था तो उन्हें एक परीक्षण तिथि दी जाती थी। जब वह दिन आता था तो 4 उप मंडप प्रमुख और धार्मिक आर्मामेंट मंडप के मंडप प्रमुख आर्मामेंट सैनिक परीक्षण के निर्दिष्ट क्षेत्र में उपस्थित होते थे। परीक्षक के रूप में वे तय करते थे कि परीक्षार्थी आर्मामेंट सैनिक बन सकते हैं या नहीं। इस बीच वे परीक्षार्थियों से अद्भुत खजाने के शोधन पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने की भी अपेक्षा करते थे। बेशक वे कभी कभी किसी परीक्षार्थी से उनके सामने उसी अद्भुत खजाने के दूसरे टुकड़े को परिष्कृत करने के लिए कहते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था जब किसी उपमंडप प्रमुख ने किसी परीक्षार्थी से मौके पर ही किसी दूसरे अद्भुत खजाने को परिष्कृत करने के लिए कहा होता था। एक बार प्रक्रिया में कोई गलती हो जाने पर वे आर्मामेंट सोल्जर बनने में असफल हो जाते थे। अगर वे धोखाधड़ी करते हुए पकड़े जाते तो परिणाम बहुत गंभीर होते। यह ऊपरी अकादमी द्वीप से किसी को निष्कासित करने के लिए पर्याप्त था और ऊपरी अकादमी द्वीप वे सब कुछ वापस ले लेता जो उन्होंने सीखा था। नतीजतन अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आर्मामेंट सोल्जर टेस्ट में धोखाधड़ी करने की हिम्मत की, लेकिन ऐसे मामले बेहद दुर्लभ थे और उन्हें बेहद गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। यह महसूस करते हुए वांग बाओले ने गहराई से समझा कि उनका वर्तमान मानक अभी भी पर्याप्त नहीं था। इस बीच उन्होंने परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूमिनस ट्रेजर भी तैयार नहीं किया था। इसके अलावा मेरा लक्ष्य उस स्तर तक पहुंचना है जहां मैं बिना ज़्यादा मेहनत के दूसरे दर्जे के धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तरह ही तीसरे दर्जे के न्यूमिनस ट्रेजर को परिष्कृत कर सकूं।
इस तरह भले ही कोई मेरे लिए चीज़ें मुश्किल बना दे, कोई भी मुझे आर्मामेंट सोल्जर बनने से नहीं रोक पाएगा। ये वह आवश्यकता थी जो वांग बाओले ने अपने लिए निर्धारित की थी। उसकी आंखों में एक निर्णायक भाव था और वह फिर से एकांत में चला गया और तीसरी श्रेणी के अलौकिक खजाने को और अधिक तीव्रता से परिष्कृत करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया और वांग बाओले ने अपने 7वें अलौकिक खजाने को परिष्कृत किया, वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, अलौकिक खजाने को परिष्कृत करने में उसकी दक्षता का स्तर बढ़ता गया। यह इस समय था जब उसने अपने 10,000 टुकड़ों के आर्मामेंट सेंट को परिष्कृत करना समाप्त किया। आर्मामेंट सेंट को देखते हुए और अपने भीतर म्यान को महसूस करते हुए वांग बाओले ने विचार किया। वह इस बात से असमंजस में था कि क्या उसे अपनी योजना पर टिके रहना चाहिए और तीसरी श्रेणी के अलौकिक खजाने से खुद को परिचित करना जारी रखना चाहिए या पहले अपने म्यान को परिष्कृत करना चाहिए। पहले वाले को बहुत समय लगा और वांग बाओले को लगा कि उसे प्रयोग करते रहना चाहिए। हालांकि वह दूसरे के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने पहले से ही मुख्य सामग्री एकत्र कर ली थी और वह ऊपरी अकादमी द्वीप पर शेष सामग्री प्राप्त कर सकता था। कुछ ही क्षणों बाद वांग बाओले ने अपना निर्णय लिया। आयुध, रेत और म्यान बहुत कीमती थे और वांग बाओले में उन्हें परिष्कृत करने का पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने को परिष्कृत करने में खुद को डुबोना जारी रखा। समय बीतता गया। जब वह इस बार एकांत में गया तो वांग बाओले ने अपना दिल मजबूत किया और कम नाश्ता भी किया। उसने कुछ वजन कम किया और बहुत अधिक सुंदर दिखने लगा। आखिरकार पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स के समर्थन के साथ 3 महीने बाद वांग बाओले अनगिनत असफलताओं के माध्यम से तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने के शोधन में अधिक कुशल हो गया। वह अंततः तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने को परिष्कृत कर सका। हालांकि वे उस प्रकार के थे जिन्हें परिष्कृत करना आसान था, वांग बाओले पहले से ही बहुत प्रेरित था। उसी समय उसने अपने सभी परिपूर्ण दूसरे दर्जे के धार्मिक कलाकृतियों को भी उन्नत किया। उसने अपनी कुछ क्रॉस्ड धार्मिक कलाकृतियों को भी उन्नत किया। अपनी अपार संपत्ति के साथ वे सभी तीसरे दर्जे के हो गए। वांग बाओले के साहसी प्रयोग और उनके कौशल और थोड़ी किस्मत के सहारे वांग बाओले एक ही प्रयास में सफल हो गए। हालांकि यह बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन म्यान भी तीसरे दर्जे का अनमोल खजाना बन गया। हालांकि जब बेहद उत्साहित वांग बाओले ने उत्साह से म्यान को इधर उधर घुमाया और उसमें तलवार की आभा वाली सुइयां दिखाई देने की उम्मीद की, तो कुछ ऐसा हुआ कि उनका जबड़ा खुला रह गया। म्यान के भीतर से भिनभिनाने की आवाजें फैलीं। वांग बाओले चौंक गए। वह चकित होकर देखते रहे क्योंकि म्यान से 9 मच्छर उड़ रहे थे। उनकी नज़र क्षण भर के लिए अपना ध्यान खो बैठी और उनका सिर भिनभिनाने लगा। क्या बकवास है! वांग बाओले ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ी और महसूस किया कि अभी जो हुआ था वह बहुत अविश्वसनीय था। कुछ क्षण बाद अपने होश में आने के बाद वह चिंतित हो गए और तुरंत म्यान पर शिलालेखों की जांच की। करीब से जांच करने पर उन्हें आखिरकार कारण पता चल गया। चूंकि उनकी तकनीक में समस्याएं थीं, इसलिए म्यान को तीसरे दर्जे में अपग्रेड करते समय एक दुर्घटना हुई। जब आर्मामेंट सैंड को म्यान में डाला जा रहा था तो इसने शिलालेखों को बदल दिया था और एक असामान्य परिवर्तन किया था जिसे वांग बाओले उस समय समझ नहीं पाए थे। इसलिए यह अज्ञात प्रभाव दिखाई दिया। एक हद तक यह म्यान एक सफलता और विफलता दोनों थी, लेकिन यह एक सामान्य क्रॉस धार्मिक कलाकृति से अलग था। उन क्रॉस धार्मिक कलाकृतियों के लिए परिवर्तन आर्मामेंट सैंड के एक दाने के कारण हुआ था। हालांकि म्यान में आर्मामेंट सैंड के 10,000 दाने डाले गए थे। कोई रास्ता नहीं। वांग बाओले को रोने का मन हुआ, लेकिन आंसू नहीं निकले। उसे अपने हाथों में खुजली होने और इतनी जल्दी म्यान को साफ करने का पछतावा हुआ, मानो किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। वांग बाओले की उम्मीदें और उत्साह पूरी तरह से गायब हो गए। ऐसा तब और भी ज्यादा हुआ जब उसने अपने सामने 9 मच्छरों को उड़ते देखा। वह उनमें से एक को मारने के लिए लगभग अपना हाथ ऊपर उठाने ही वाला था, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने इस धार्मिक कलाकृति को साफ करने के लिए 10,000 आर्मामेंट सैंड और अनगिनत सामग्री कैसे खर्च की है, तो वह ऐसा करने के लिए सहन नहीं कर सका। मच्छर बहुत शक्तिशाली भी हो सकते हैं। वांग बाओले रोया और खुद को सांत्वना दी। उसने उस भयानक विशालकाय मच्छर के बारे में सोचा जिसका सामना उसने पॉइंट क्लाउड रेन फॉरेस्ट में किया था। इस प्रकार उसने मुंह बनाकर हिम्मत जुटाए और अपने गुफा निवास से बाहर निकल गया। उसने ये परखने का फैसला किया कि ये मच्छर कितने शक्तिशाली हैं। मोटे पूर्वजों और उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में दादाओं, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। इन मच्छरों का कुछ उपयोग तो होना ही चाहिए। वे कम से कम मेरे आयुध रेत के लायक तो होंगे ही। आखिरकार मैंने आयुध रेत के 10,000 दाने खर्च किए हैं। दुखी होकर वांग बाओले ने मुंह बनाया और अपने गुफा निवास से बाहर निकल गया। शाम हो चुकी थी, इसलिए क्षितिज में आकाश नारंगी रंग से सराबोर था। वसंत आ रहा था। भले ही इथरियल दाओ कॉलेज के स्थान पर पूरे साल वसंत जैसा लगता था, लेकिन वास्तविक वसंत ऋतु के दौरान बाहर का तापमान अभी भी ठंड का संकेत देता था। आर्द्रता भी अधिक थी। चेहरे पर बहने वाली हवाएं सीधे हड्डियों तक जाती थीं।
हो सकता है कि शुरू में बहुत ठंड न लगे, लेकिन लंबे समय तक बाहर रहने के बाद ठंड का एहसास होने लगता है। हालांकि एक साधक के लिए थोड़ी ठंड ऐसी चीज थी जिसे अनदेखा किया जा सकता था। वसंत के आगमन से पहले चलने वाली ठंडी हवाओं से वांग बाओले परेशान नहीं थे। वह गुफा निवास क्षेत्र से बाहर डूबते सूरज की ओर चला गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और देखा कि म्यान के बजाय तलवार क्यूई की अदृश्य किस्में उसकी हथेली से बिना आवाज के निकल रही हैं। तलवार क्यूई हवा में 9 मच्छरों में बदल गई। 9 मच्छर बहुत ही वास्तविक लग रहे थे, उनकी शक्ल असली मच्छरों से अलग नहीं थी। उनके पास एक खास तरह का दिमाग था और वे वांग बाओले के चारों ओर उड़ने लगे। उन्होंने भी ऐसा ही एहसास दिया। वांग बाओले कांप उठा जब उसने अपने कानों में अंतहीन भिनभिनाहट सुनी। उसने लगभग अपना हाथ उठाकर उन्हें मार दिया, लेकिन उसने अचानक अपनी इच्छाओं को रोक लिया, एक गहरी सांस ली और अपने उत्तेजित मन को शांत करने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय उसने मच्छरों को नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही वांग बाओले के दिमाग में यह विचार आया, 9 मच्छर हिल गए। वे तुरंत वांग बाओले के सामने उड़ गए और सैनिकों की तरह उसके सामने एक पंक्ति में खड़े हो गए। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। एक और विचार बना। एक पल में मच्छर उसके सामने खुद को फिर से संगठित करते रहे, सभी प्रकार की संरचनाएं बनाते रहे जो वांग बाओले ने सोची थीं। वे बहुत फुर्तीले हैं। वांग बाओले को थोड़ा आश्चर्य और खुशी हुई। वह पहले बहुत उदास था और उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि मच्छर कितने अलग थे। उसे अचानक लगा कि मच्छर काफ़ी शक्तिशाली हैं। क्या होगा अगर मैं सटीक नियंत्रण के लिए नहीं जाऊं और इसके बजाय एक आदेश जारी करूं? ये सोचते ही वांग बाओले ने तुरंत ऐसा करने की कोशिश की। उसे जल्द ही आश्चर्य हुआ कि इन मच्छरों के पास एक निश्चित दिमाग है और वे उसके द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गश्त करना या दुश्मनों से पहरा देना। वांग बाओले ने अपने शरीर के अंदर म्यान में अधिक स्पिरिट क्यूई डालने के बाद अपनी दृष्टि में एक बड़ा परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित हो गया। एक साधारण व्यक्ति जब अपनी आंखें हिलाए बिना सीधे आगे देखता है तो उसकी दृष्टि का क्षेत्र शायद लगभग 45 डिग्री का होता है। ये कुछ ऐसा था जिसे एक साधक भी नहीं बदल सकता था। वह सबसे अधिक जो कर सकता था वह था अपनी 5 इंद्रियों को तेज करना और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में एक स्पष्ट अनुभूति प्राप्त करना। लेकिन अब वांग बाओले ने पाया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी दृष्टि का क्षेत्र अपने मूल 45 डिग्री से पूरे 360 डिग्री के दृष्टि क्षेत्र में बदल गया था। यह वांग बाओले की सांस रुक गई। विस्तृत अवलोकन के बाद उसे तुरंत कारण का पता चल गया। वह 9 मच्छरों से दृष्टि का क्षेत्र उधार ले रहा था। प्रत्येक मच्छर एक जोड़ी आंखों की तरह था। इस तरह वह अपनी मूल दृष्टि की सीमाओं को पार करने में सक्षम था। इस खोज ने वांग बाओले को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसे तुरंत बहुत स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि इस तरह का दृष्टि क्षेत्र उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। दुश्मन का सामना करते समय ऐसा लगेगा जैसे उसने अपने सिर के चारों ओर आंखें उगा ली हों, जिससे वह और भी अधिक चुस्त और अपने आसपास के बारे में जागरूक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई उस पर घात लगाने की कोशिश करता तो उसके लिए उसकी खोज के बिना ऐसा करना मुश्किल होता। उत्साहित वांग बाओले को लगा कि उसे इस क्षमता का और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसने मच्छरों को घुमाया और उनकी दृष्टि की रेखाओं को अंतहीन रूप से बदला। उसने उत्साह से पाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक मच्छर है या सभी 9 मच्छर, वे सभी उसकी आंखें बन सकते हैं। वह उन्हें दोषरहित रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था। ये क्षमता अकेले ही 10,000 आर्मामेंट सेंट के बराबर है। वांग बाओले बहुत उत्साहित था। उसने उत्सुकता से मच्छरों को दूर तक उड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। देखते हैं वे कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। वांग बाओले के दिमाग में यह विचार अभी आया ही था कि उसके भीतर फिर से भावनाओं की लहर दौड़ गई। जैसे ही 9 मच्छर तेजी से उड़ गए, वांग बाओले ने पाया कि उसकी दृष्टि फिर से तुरंत बदल गई है। यह ऐसा था जैसे 10 अलग अलग छवियां एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक साथ परतदार हो गई हों, एक दूसरे की दृष्टि साझा कर रही हों। वह धार्मिक आर्मामेंट मंडप का लगभग आधा हिस्सा देख सकता था। हालांकि मच्छरों के दूर दूर तक उड़ने के साथ ही अंधे धब्बे दिखाई देने लगे, लेकिन ऐसा अनुभव वांग बाओले के लिए पहले से ही अभूतपूर्व था। यह उस क्षण था जब अचानक शोर का एक कोलाहल प्रकट हुआ और वांग बाओले के सिर में विस्फोट हो गया। वह अनगिनत आवाज़ें सुन सकता था। आर्मामेंट डिसिपल परीक्षा बहुत कठिन है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा। वरिष्ठ भाई जो, क्या आपकी यह मिस्टिक फ्लेम मेटल सस्ती हो सकती है? मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तले हुए आलू, ताज़े तले हुए आलू। क्या तुमने सुना? इस साल बीस्ट टाइड आ रहा है। मेरे गृहनगर के पास एक प्राथमिक गढ़ पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रहा है। वांग बाओले के कानों में तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लगीं। यह एक बहुत बड़ी सुनामी की तरह था जिसने वांग बाओले को लगभग पानी में डुबो दिया था। ये सनसनी एक शांत वातावरण से तुरंत बाजार में टेलीपोर्ट होने जैसी थी। वांग बाओले तुरंत चकित हो गए।
उन्होंने जल्दी से मच्छरों को नियंत्रित करके उन्हें ऊपर उड़ने के लिए कहा। इससे उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये मच्छर वास्तव में आवाज़ें सुन सकते हैं, बस इतना है कि बहुत ज़्यादा शोर है। वान बाओले को लगा कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। हालांकि वे दर्द से ज़्यादा उत्साहित थे। उन्होंने आवाज़ों को फ़िल्टर करने की कोशिश की। प्रभाव बहुत आशाजनक नहीं था, लेकिन फिर भी यह स्वीकार्य था, हालांकि मुश्किल से। उसके बाद उसने मच्छरों को धार्मिक आयुध मंडप के आगे के हिस्सों में उड़ने के लिए उकसाया। उसने जल्द ही आवाज़ें सुनी और एक छवि देखी। ये कॉलेज प्रशासनिक विभाग के हॉल के अंदर था। सन फेंग, उसका चेहरा गंभीर, हॉल से बाहर निकलने वाला था। किसी ने उसका पीछा किया और उसे रुकने के लिए चिल्लाया, वरिष्ठ भाई सन, हम। ये सुनते ही सन फेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने बड़ी सावधानी से आसपास का जायजा लिया, फिर मुड़कर नए आगंतुक को गुस्से से घूरा। चुप रहो, अगली बार जब हम सार्वजनिक रूप से हों तो मुझे सीनियर ब्रदर फेंग कहना। मुझे फेंग सन कहा जाता है। सन फेंग को देखकर और सन फेंग के शब्दों को सुनकर दूर दराज के वांग बाओले खांसी रोक नहीं पाए। इस सन फेंग ने पहले भी उन्हें अपमानित किया था और कॉलेज प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुशासित किया गया था। वांग बाओले खुद को एक क्षमाशील व्यक्ति मानते थे और खासकर हाल ही में पदोन्नत होने के बाद वह नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग उन्हें बहुत कठोर समझें। इसीलिए उन्होंने उसे हल्के में छोड़ दिया था। वह उससे निपटने का अवसर खोजने से पहले कुछ और समय तक प्रतीक्षा करने का इरादा रखता था, लेकिन यह व्यक्ति एक धूर्त बंदर आत्मा की तरह था। घटना के बाद प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपना नाम बदलने का दावा किया था और तब से उसे फेंग सन कहा जाता था। वांग बाओले अच्छे विवेक के साथ इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सके। उन्होंने सोचा कि वह कितना क्षमाशील और परोपकारी था और वास्तव में इस मामले को छोड़ दिया। फिलहाल उसने एक व्यापक नज़र डाली और दृश्य को अनदेखा कर दिया। 9 मच्छरों को आगे की ओर उड़ाने के लिए प्रेरित करना जारी रखा और अंत में पाया कि वे उससे 3 मील दूर तक उड़ सकते हैं। वांग बाओले बहुत खुश था। उसने परीक्षण किया कि वे कम दूरी की दौड़ में कितनी तेजी से जा सकते हैं और साथ ही उनके हमलों की ताकत भी। पहला आश्चर्यजनक था, अचानक गति का विस्फोट मानव आंख के लिए देखने के लिए बहुत तेज था। दूसरा काफ़ी कमज़ोर था, वे अधिक से अधिक कुछ पेड़ों को छेद सकते थे। चट्टानें अधिक चुनौतीपूर्ण थीं। कोई बात नहीं, वे मच्छर हैं। उन्हें लोगों को काटना चाहिए, उन्हें बुलडोजर से नहीं गिराना चाहिए। खुद को सांत्वना देने के बाद वांग बाओले एक व्यक्ति पर मच्छरों के काटने के प्रभावों का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन भले ही धार्मिक आयुध मंडप में बहुत से लोग थे, उन्होंने उसे नाराज करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। लिन तियानहाओ के लिए वह एकांत में दूर था। वांग बाओले ने मच्छरों को लिन तियानहाओ के हाल ही में रहने वाले गुफा निवास के सामने कुछ चक्कर लगाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने हार मान ली। यह अफसोस की बात है कि बेशर्म बंदर आसपास नहीं है, वांग बाओले ने अफसोस जताते हुए कहा। उसने अपने मच्छरों के काटने की शक्ति का परीक्षण करने की योजना बनाई जब या तो बेशर्म बंदर आ गया या जब लिन तियानहाओ अपने एकांत से बाहर आया। फिर उसने 9 मच्छरों को याद किया। ठीक है, मुझे अभी भी उनके बचाव का परीक्षण करना है। जब 9 मच्छर फिर से वांग बाओले के सामने आए तो उसने उनमें से एक को चुटकी लेने से पहले थोड़ा सोचा। ये काफ़ी मजबूत लग रहा था, लेकिन वांग बाओले ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद धमाका, मच्छर टुकड़ों में बिखर गया। वांग बाओले ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत उसका दिल धड़कने लगा। स्पिरिट क्यूई म्यान में घुस गई। उसके हाथ की एक लहर से एक और मच्छर दिखाई दिया। इसे देखकर वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। कई बार कोशिश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि जब तक वह अपनी आत्मा क्यूई को समाप्त नहीं कर लेता, तब तक मच्छरों को नष्ट करने के बाद अनंत बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा है। वांग बाओले ने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा की जांच की। एक जल्द ही आर्मामेंट सैनिक के रूप में जो असंख्य खजाने को परिष्कृत कर सकता था, वह हैरान रह गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि अगर उसने काले मुखौटे में लिटिल मिस्सी के निर्देशों का पालन किया होता और उस म्यान को परिष्कृत किया होता तो उड़ने वाली तलवार की सुइयों को बाहर निकालने वाली वास्तविक म्यान कितनी शक्तिशाली होती। लेकिन उसने इसे जिस तरह से देखा, उससे उसका यह उत्परिवर्तित म्यान उतना कमज़ोर नहीं था। कुछ मामलों में यह असली म्यान से भी आगे निकल सकता है। जब वांग बाओले मच्छरों वाले धार्मिक आर्टिफैक्ट का परीक्षण करने वाले थे तो ईथरियल दाओ कॉलेज से बहुत दूर पहाड़ों के विशाल विस्तार में एक संकेत सक्रिय हो गया। दूर से पर्वत श्रृंखला अंधेरे में छिपी हुई थी। केवल एक धुएं का संकेत आसमान में मोटी लहरों में उठ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह कभी नहीं बुझेगा और इससे ऐसी आभा निकल रही थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि यह सीधे स्वर्ग से जुड़ा हुआ है और पूरा आकाश बादलों के छल्लों से बिखरा हुआ लग रहा था। हालांकि अगर कोई करीब से देखने के लिए जाए तो उसे पता चलेगा कि पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर धातु की परत चढ़ी हो। पहाड़ की चोटी पर जहां धुएं का संकेत उठ रहा था, एक विशाल गढ़ बना हुआ था। ये गढ़ बहुत ही भव्य था, जो ईंटों और गारे से नहीं बल्कि एक खास तरह की धातु से बना था।
यह एक गहरे काले प्रकाश से जगमगा रहा था। पहाड़ के एक तरफ बने इस गढ़ की दीवारें कांटों से ढकी हुई थीं। कांटों की लंबाई अलग अलग थी, कुछ लंबी और कुछ छोटी, और सूखे खून से रंगी हुई थीं। कुछ कांटों के किनारे पर एक अंगूठी के आकार का मंच था। मंच पर एक विशाल तोप जैसा कुछ रखा हुआ था। ये वह मिश्रित अनमोल खजाना था जिसका आविष्कार संघ ने किया था। ये बेहद शक्तिशाली था। एक नज़र में कोई भी गढ़ की दीवारों पर लगे कांटों पर इसके जैसे असंख्य अनमोल खजाने देख सकता था। उन सभी को गिनना लगभग असंभव था। गढ़ का मुख्य भाग सैकड़ों गज तक फैला हुआ था। ये प्रभावशाली रूप से ऊंचा था, 5000 गज ऊंचा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग को सील करने वाला एक द्वार पहाड़ पर खड़ा हो, जो पूरी पर्वत श्रृंखला में विलीन हो गया हो। इसने प्रभावित किया, चकित किया और साथ ही भूमि को इस प्रकार विभाजित किया कि क्या अंदर था और क्या बाहर रखा गया था। अंदर संघ था, बाहर जो था वह झुलसी हुई भूमि का विस्तार था। उससे भी आगे अंतहीन जंगल थे। जंगल के भीतर से भयंकर जानवरों की चीखें हवा में गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। यह आदिम भूमि की तरह था। अभी भयंकर जानवरों का एक दलदल, उनके उड़ते हुए रूप बिजली से जगमगाते हुए तेजी से निकट आ रहे थे। जानवरों के निकट आने से पहले ही गढ़ के बाहर मौजूद असंख्य खजाने ने तेजी से जवाबी हमला किया। एक भयानक दहाड़ के साथ तीखे भालों और तोपों ने प्रकाश का विस्फोट किया, जिससे जीवों को बिना दया के मार डाला गया। उड़ते हुए बिजली के जानवरों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उनकी मौत तुरंत हो गई। अपनी मौत से पहले उन्होंने जो चीखें निकालीं, वे किसी को भी अंदर तक हिला सकती थीं। हालांकि गढ़ में अपने कामों में व्यस्त अनगिनत सैनिकों के लिए ये रोजमर्रा का काम था, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वे अभ्यस्त न हों। संघ की रक्षा करने वाले प्राथमिक गढ़ों में से एक यहाँ था, जिसे 7वें शाही द्वार के नाम से भी जाना जाता है। पूरे संघ में 7 प्राथमिक गढ़ फैले हुए थे। प्रत्येक क्षेत्र में जो प्राथमिक गढ़ के संरक्षण और कमान के अंतर्गत आता था, सैकड़ों छोटे मामूली गढ़ थे। पूरे साल गढ़ों में तैनात सेना ने उन सभी जानवरों को नष्ट कर दिया जो पास आने की हिम्मत करते थे और समय समय पर होने वाले छोटे जानवरों के ज्वार से बचाव करते थे। हर प्राथमिक गढ़ पर एक जनरल पहरा देता था और किले को संभालता था। जनरल प्राथमिक गढ़ के प्रभाव क्षेत्र के भीतर सैकड़ों छोटे गढ़ों के मिशन के लिए जिम्मेदार था और उनका निर्देशन करता था जानवरों से बचाव का मिशन। इस सटीक क्षण में 7वें शाही द्वार के भीतर जनरल जोऊ, जिन्होंने जोऊलू के साथ पहली बार कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, एक तावा पर खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे। उनकी निगाह दूर के जंगली जंगलों पर टिकी थी। वह बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे और उनकी आंखों में चिंता की एक झलक थी। फेडरेशन ने भविष्यवाणी की है कि आगामी 20 टाइड छोटे पैमाने पर होगा। तो मैं खुद को उस चिंता से मुक्त क्यों नहीं कर सकता जो पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रही है। जनरल जोऊ ने भौहें सिकुड़ी और खुद से ही बड़बड़ाया। फिर उसने एक आदेश दिया, 4 दाव कॉलेजों से संपर्क करें। इस साल हमारी पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ाई जानी है। जनरल जोऊ के आदेश बिना किसी देरी के 4 दाव कॉलेजों को भेजे गए। अन्य गढ़ों से भी इसी तरह के अनुरोध उसी समय आए। जब कॉलेज अपनी तैयारियों में लगे थे, वांग बाओले ने बहुत अच्छे मूड में मच्छरों की अपनी जांच पूरी की। वह अपने गुफा निवास की ओर वापस टहलते हुए धीरे धीरे एक धुन गुनगुना रहा था। जब उसने दूर से अपना गुफा निवास देखा तो ये हुआ। अचानक कहीं से एक रस्सी उड़ी और वांग बाओले पर नहीं, बल्कि उसके बगल में स्थित विशाल पेड़ पर जा गिरी। जैसे ही वह पेड़ के तने के चारों ओर लिपटी, वह कसकर एक गला घोंटने वाली चीज बन गई। कौन है वहां? वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसका शरीर एक पल में एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ की एक तेज लहर के साथ 9 मच्छर दिखाई दिए। उसके दाहिने हाथ के चारों ओर एक दस्ताना दिखाई दिया। धुंध की हल्की लंटें उसके बाएं हाथ के चारों ओर बुनने लगीं। उसने सावधानी से उस दिशा में देखा जहां से रस्सी आई थी। वह बहुत देर तक देखता रहा और संदेह को सतह पर आने से रोक सका। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जो जगह से बाहर हो। स्तब्ध होकर उसने मुड़कर उस रस्सी को देखा जिसने पेड़ को जकड़ रखा था। यह एक आम वस्तु थी जो अक्सर ऊपरी अकादमी द्वीप पर धार्मिक कलाकृतियों के बीच पाई जाती थी। पहले तो वांग बाओले को पहचान नहीं आई। बार बार देखने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या ये वही हो सकता है? वांग बाओले ने करीब से जांच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। वह रस्सी के भीतर अपनी खुद की सील महसूस कर सकता था और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वास्तव में है। वांग बाओले के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। ये वही रस्सी थी जिसे उसने कुछ महीने पहले आर्मामेंट सैंड से परिष्कृत किया था, जो आकाश में उड़ गई थी और जैसे ही उसने उसे फेंका, बिना किसी निशान के गायब हो गई। वांग बाओले इसे लगभग भूल ही गया था। कौन उम्मीद कर सकता था कि यह कुछ महीने बाद वापस आ जाएगी? इस रस्सी में कुछ गंभीर गड़बड़ है। वांग बाओले ने आह भरी और रस्सी वापस ले ली। वापस आने पर वह इसे और करीब से देखने का इरादा रखता था, ताकि देख सके कि इसमें कोई बदलाव की संभावना है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो यह रस्सी सिर्फ कचरा होती।
क्योंकि दुश्मन पर फेंके जाने के बाद यह आसमान में उड़ जाती और गायब हो जाती और कुछ महीनों बाद फिर से दिखाई देती, तब ये जो कुछ भी कर सकती थी वह बहुत कम और बहुत देर से किया जाने वाला काम था। उन कुछ महीनों में रस्सी वास्तव में कहाँ चली गई थी ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो वांग बाओले की कल्पना से परे था। जैसे ही वह विचारों में डूबा, वांग बाओले ने रस्सी को अपने स्टोरेज बैग में रखा और अपने गुफा निवास में वापस चला गया। वह तुरंत गलाने वाली भट्टी की ओर बढ़ा। घंटों अध्ययन करने के बाद वह आखिरकार बाहर निकला। उसने झल्लाहट की एक गहरी सांस छोड़ी। रस्सी एक अनसुलझी पहेली थी। उसने बारीकी से जांच की तो उसने पाया कि रस्सी के भीतर खुदे हुए शिलालेख पूरी तरह से बदल गए थे। शिलालेख एक सिफर की अव्यवस्थित ओवरलैपिंग लाइनों की तरह एक साथ इकट्ठे हुए, जिससे उनका विश्लेषण करने का उनका प्रयास विफल हो गया। रस्सी को संग्रहित करने और फिर से उस पर वापस आने के अलावा कुछ नहीं करना था जब वह धार्मिक आयुध में अधिक पारंगत हो गया। चलो अब रस्सी की परवाह नहीं करते। अब जब मैंने एक आयुध सैनिक बनने की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त कर लिया है तो अगला कदम है खुद को तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने के शोधन से परिचित करना और साथ ही उन्नति मूल्यांकन के लिए अलौकिक खजाने को तैयार करना। थोड़ा सोचने के बाद वांग बाओले बैठ गए और धार्मिक आयुध गाइड बुक खोली। उन्होंने सूची को नीचे देखा। उनकी नज़र आखिरकार ड्रैगन के दांत नामक तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने पर पड़ी। तीसरे दर्जे के अलौकिक खजानों में ड्रैगन के दांत को एक शीर्ष स्तरीय खजाना माना जाता था। इसे परिष्कृत करना एक चुनौती थी। न केवल शिलालेख जटिल थे, बल्कि इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बेहद दुर्लभ थी। धातुओं और कीमती पत्थरों के अलावा राक्षसों से बड़ी मात्रा में दांत भी निकाले जाने थे। धार्मिक आर्मामेंट गाइडबुक में एक नोट भी था जिसमें कहा गया था कि जितने ज्यादा राक्षसों के दांत इस्तेमाल किए जाएंगे, यह अनमोल खजाना उतना ही बड़ा होगा। सिद्धांत रूप में, अगर कोई अथाह समुद्र में जाकर समुद्री ड्रैगन का वध कर सकता है, एक भयानक जानवर जिसकी दृष्टि आत्मा की शुरुआत के युग में शुरू हुई थी और शिल्प के लिए उसके दांत निकाल सकता है, तो बनाए गए अंतिम खजाने में 5वीं श्रेणी के अनमोल खजाने के बराबर शक्ति होगी। यही सिद्धांत समुद्री ड्रैगन से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक राक्षसों के किसी भी दांत के इस्तेमाल के लिए भी लागू होता है। ऐसे दांतों के साथ इस अद्भुत खजाने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यह अद्भुत खजाना एक गदा जैसा दिखता है। वांग बाओले ने धार्मिक आयुध स्क्रॉल पर मौजूद अद्भुत खजाने की तस्वीर को झिझकते हुए देखा। वह दुविधा में था। हालांकि गाइडबुक में अन्य अद्भुत खजानों का अध्ययन करने के बाद वांग बाओले ने निष्कर्ष निकाला कि वह केवल ड्रैगन के दांत को गढ़कर ही सहज उन्नति की गारंटी दे सकता है। राक्षसों के दांत धार्मिक आयुध मंडप में बेचे जाते हैं, लेकिन बिक्री के लिए बहुत ज्यादा नहीं है और विविधता सीमित है। इसके अलावा इस ड्रैगन के दांत को एक मुख्य दांत की जरूरत होगी। मुझे इसके मुख्य दांत के लिए क्या चुनना चाहिए? वांग बाओले ने सोचा। उसके दिमाग में तुरंत ही डायमंड ऐप की छवि उभर आई जो वांग बाओले को देखकर भयंकर रूप से मुस्कुरा रहा था। बेवकूफ बंदर के दांत बहुत सफ़ेद हैं। वे काफ़ी अच्छी हालत में दिखते हैं। अगर मैं इसके एक दांत को अपने हाथों में ले लूं और इसे मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर लूं तो मेरा यह अनमोल खजाना बहुत मजबूत साबित होगा। प्रलोभन बहुत मजबूत था, लेकिन वांग बाओले को पता था कि यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। इस सवाल को एक तरफ रखते हुए कि क्या वह पहले स्थान पर सफल भी होगा, भले ही वह सफलतापूर्वक एक दांत पर अपना हाथ रख ले, वह सार्वजनिक रूप से इसके इस्तेमाल का दिखावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ अफसोस के साथ वह अन्य संभावित विकल्पों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि धार्मिक आयुध मंडप में कुछ राक्षसों के दांत उपलब्ध थे, लेकिन स्पिरिट इंट्रानेट पर अपना अनुरोध पोस्ट करने के बाद वांग बाओले को ऊपरी अकादमी द्वीप के शिष्यों से कई उत्तर मिले। इनमें से कई शिष्य कॉम्बैट मंडप से थे। उनके पास कई राक्षसों के दांत थे। कुछ खोजबीन के बाद वांग बाओले की नज़र आखिरकार एक कटे हुए उंगली वाले भेड़िए के दांत पर पड़ी। यह उस अनमोल खजाने का मुख्य दांत बनेगा जिसे वह बनाने जा रहा था। कटे हुए उंगली वाले भेड़िए झुंड में यात्रा करते और रहते थे। एक पूर्ण विकसित भेड़िया ट्रू ब्रीड क्षेत्र के दूसरे, शायद तीसरे स्तर पर रहने वाले भेड़िए से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसके क्रूर स्वभाव के अलावा इसका भयानक रूप भी था। इसके पूरे शरीर पर मानव उंगलियों के आकार की टेंटेकल जैसी उपास्थि उगी हुई थी। पहली बार कटे हुए फिंगर वुल्फ को देखने वाले के लिए दूर से एक नज़र डालना ही उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त था। इसके दांत उस्तरे की तरह तीखे और जहरीले थे। वांग बाओले ने इसे खरीदने पर काफ़ी स्पिरिट स्टोन खर्च किए। कुछ परीक्षणों के बाद वह प्रभावित और विस्मित हो गया। साथ ही उसने अपने न्यूमिनस ट्रेजर के लिए मुख्य दांत के रूप में दांत का चयन करने का अपना सही निर्णय माना। इससे पहले कि वह अन्य राक्षसों के दांत खरीदना जारी रख पाता, एक खबर सामने आई और पूरे अपर अकेडमी द्वीप में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक बीस्ट टाइड आ रहा है। लगता है कि हमें लड़ने के लिए बुलाए जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये दुष्ट राक्षस न केवल वे स्पिरिट क्यूई के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, हमसे तेजी से विकसित होते हैं और हमें धूल में मिला देते हैं, बल्कि वे हर साल हमारी ज़मीनों पर भी अतिक्रमण करते हैं।
कौन परवाह करता है, बीस्ट वॉर्स के दौरान हम ही जीते थे। हमने उन सभी बीस्ट टाइड्स में से हर एक राक्षस का सफाया कर दिया। हमारे पास हर साल हताहत हुए हैं, लेकिन जो वरिष्ठ भाई वापस लौटे उन्हें धन और अन्य लाभों से भरपूर इनाम मिला। फैलती हुई खबर कई नए शिष्यों के लिए आश्चर्य की बात थी। आखिरकार जब वे लो अकेडमी द्वीप पर थे तो उन्हें ऐसी खबरों तक पूरी पहुंच नहीं थी। उनके पास जागरूकता का कुछ अस्पष्ट सा आभास था, सतही और सीमित। अब अपर अकेडमी द्वीप में प्रवेश करने के बाद वे अंततः दुनिया के क्रम और राक्षसी जानवरों की भयावहता को समझ गए। खबर फैल गई। वांग बाओले ने ये सब सुना। स्पिरिट इंट्रानेट पर बिना रुके और अधिक जानकारी सामने आई। वांग बाओले ने अपनी खरीदारी को एक तरफ रख दिया और इसके बजाय आने वाले बीस्ट टाइड पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कुछ रीडिंग और स्पिरिट इंट्रानेट पोस्ट्स को ब्राउज किया, जिससे उन्हें पहले से जो पता था वह पुख्ता हो गया। फेडरेशन के 7 जनरल थे। बीस्ट वॉर्स में 7 जनरलों ने फेडरेशन के क्षेत्रों का विस्तार किया था, सीमाओं को आदिम भूमि के और करीब धकेल दिया था और अंत में 7 प्राथमिक गढ़ों की स्थापना की थी। प्रत्येक प्राथमिक गढ़ के आसपास सैकड़ों छोटे गढ़ थे जो सभी अतिक्रमणकारी राक्षसों से रक्षा करते थे और उन्हें नष्ट कर देते थे। पूरे फेडरेशन के गढ़ों के लिए हर वसंत में बीस्ट टाइड युद्ध का मौसम होता था। 4 दाव कॉलेज जिन्हें उच्च दर्जा प्राप्त था उन्हें भी जिम्मेदारी का एक हिस्सा उठाना पड़ा। हर साल संबंधित उच्च अकादमियां 7 प्राथमिक गढ़ों में शामिल होने के लिए कई शिष्यों को भेजती थीं। शिष्य सेना की कमान के अधीन होते थे। राक्षसों के विनाश में उनकी सहायता भी साधना के रूप में काम करती थी। युद्ध शिष्यों ने मारे गए, कीमिया शिष्यों ने चंगा किया, सरणी गठन शिष्यों ने अपनी सरणी संरचनाओं के साथ समर्थन किया, अन्य मंडपों के शिष्यों को उनकी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। जहां तक धार्मिक आयुध शिष्यों का सवाल है, उन्होंने क्षतिग्रस्त धार्मिक खजानों की मरम्मत की और उन्हें बहाल किया, विशेष रूप से गढ़ में बड़े पैमाने पर मिश्रित असंख्य खजाने। गढ़ की ओर जाने वाले प्रत्येक शिष्य को मौत का खतरा था। अगर वे वापस लौटते तो उन्हें कॉलेज से प्रशंसा और पुरस्कार मिलते। उनके शैक्षणिक डोजियर में एक रिकॉर्ड भी बनाया जाता। जब वे भविष्य में संघ में कोई पद ग्रहण करते तो यह उनकी योग्यता का एक हिस्सा बन जाता। बीस्ट टाइड की खबर और भी फैल गई। तभी वांग बाओले को कॉलेज से एक संदेश मिला। उसे चेन यूटोंग के साथ मिलकर 7वें प्राथमिक गढ़ की ओर बढ़ना था।